HIC 133 भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1707 तक। ये जो आपकी हिस्ट्री की बुक है, इसमें मैं आपको लगभग इस बुक में जितने चैप्टर हैं, मैं सभी चैप्टर को मैं आपको एक ही क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं। साथ में इस पूरी बुक को मैं ओवरऑल व्यू जरूर दूंगा, साथ में आपको समरी मैं बताऊंगा कि आप बुक को कैसे आसानी से और इजी लैंग्वेज पूरे इतिहास को आप जो मिडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और ख़ास तौर से हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हम यहाँ पर दिल्ली के जो सुल्तान हैं और साथ में जो मुगल जितने बादशाह हैं उनके बारे में देखेंगे। वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसे है, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे है, या वहाँ पर व्यापार कैसे है, ट्रेड कैसे है, वहाँ पर धर्म कैसे है, इसी के बारे में लगभग ये आपकी पूरी बुक है। इसमें 17 चैप्टर हैं और एक एक चैप्टर करके मैं सारे चैप्टर को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा चैप्टर नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक होगी तो उसको ओपन कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर, इसमें लगभग अगर आप देखेंगे तो टोटल 18 चैप्टर हैं। ठीक है, और 18 चैप्टर में से मैं एक एक चैप्टर को करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा जो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्या है? भारतीय इतिहास लेखन की प्रवृत्तियाँ। यहाँ पर इतिहास लेखन जो लिखा गया उसकी यहाँ पर बात की गई। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अगर आप देखेंगे, अरबी और फारसी इतिहास लेखन की बात की गई, यानी अरबी भाषा में और फारसी भाषा में जो इतिहास लिखा गया वो कैसे लिखा गया। खास तौर से अगर हम लोग बात करें इस्लाम काल में, जो देखोगे यानी इस्लामिक काल में देखोगे तो अरबी लिखा गया है, यानी इस्लामिक काल में सबसे पहले जो भी ग्रंथ लिखे गए वो अरबी भाषा में लिखे गए, क्योंकि इस्लाम की जो शुरुआत है वह अरब से हुई है। ठीक है, कह सकते हो कि इस्लाम जो है, इस्लाम का ओरिजिन अरब से हुआ या इस्लाम की शुरुआत अरब से हुई, इसलिए इस्लाम की भाषा क्या थी? अरबी थी। इसलिए इस्लामिक विश्व की भाषा क्या बनी गई? अरबी बन गई। यानी इस्लाम में अगर आप देखेंगे जो भी किताबें लिखी हैं, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे शरीयत है, सभी किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई। यानी इस्लाम का ओरिजिन अरब में हुआ, इसलिए इस्लाम की जितनी भी किताबें, यानी मुस्लिम में अगर देखोगे जितनी ज़्यादातर जो किताबें हैं अरबी भाषा में लिखी गई। अरबी भाषा में जो बुकें लिखी गई, अगर इस्लाम में देखोगे तो अरबी भाषा में क्या लिखा जा रहा था? राजाओं के बारे में, राजनीतिक घटनाओं के बारे में, या वहाँ के इनके इर्द गिर्द कहानियाँ लिखी गई। यानी शुरू में अगर आप इस्लाम का इतिहास उठा करके देखेंगे तो इस्लामिक जो जगत है, या वहाँ पर राजा कैसा है, राजनीतिक घटनाएं कैसे हैं, आम लोगों का जीवन कैसा है, यानी अरब वर्ल्ड का जीवन कैसा है, उसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें लिखी जा रही थी। या आप सब लोग कहते हैं कुरान के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में, या इस्लाम में जो जादुई ताकतों की बारे में बातें की जाती है, पैगंबर साहब के बारे में, यानी कह सकते हैं इस्लाम की जो धार्मिक पुस्तकें हैं या इस्लाम से जुड़ी जो कह सकते हैं सत्य को जानने के लिए जो भी लिखा जा रहा था, सारा किस में लिखा जा रहा था? अरबी में लिखा जा रहा था। यानी अगर आप देखेंगे जब इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, और खास तौर से मुस्लिम इतिहास में अगर आप देखेंगे तो अरबी भाषा में सारी चीजें लिखी गई। और जब शुरुआत में इतिहास लेखन किया गया तो ज्यादातर धार्मिक किताबें लिखी गई, रिलीजियस बुकें लिखी, जैसे कुरान की बात करें या हम लोग शरीयत की बात करें तो ज्यादातर अरबी भाषा में लिखी गई। लेकिन जैसे जैसे समय आगे चला, वैसे वैसे अगर आप देखेंगे जब 11वीं शताब्दी आ गई तो 11वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो इतिहास लेखन बिल्कुल बदल गया। 11वीं शताब्दी में बड़े बड़े राजा महाराजा होने लगे, या कह सकते हैं जो राजा महाराजा होते उनके दरबार में लोग इतिहासकार होते थे। यानी 11वीं शताब्दी में कह सकते हो कि इतिहास लेखन में, और खास तौर से जो अरबी इतिहास लेखन था वो बिल्कुल चेंज हो गया। और वहां पर कह सकते हो कि जो इतिहास लेखन था, जो दरबारी होते थे, राजा के दरबार में भैया मेरे जो बैठता है वो लोग इतिहास लिखते थे। और जो दरबारी इतिहास लिखते थे वो सिर्फ राजा के बारे में, राजा के बेटों के बारे में, उनके बारे में बहुत ज्यादा लिखते थे। यानी आम लोगों के बारे में या आम लोगों की जिंदगी कैसे है, आम समस्याएं कैसे है, उसको नहीं लिखते थे। यानी 11वीं शताब्दी में कह सकते हैं इतिहास लेखन में एक हमें बड़ा चेंज या बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। यहां पर अगर आप देखेंगे इतिहास पूरी तरीके से क्या हो गया? वंशवादी हो गया। यानी राजा के दरबार में जो लोग बैठते थे वो सिर्फ राजा के बारे में, राजा बहुत महान है, उसकी बड़ाई करते थे ताकि उनको कुछ पैसा मिल जाए, उनको कुछ रुपया मिल जाए, इस प्रकार की चीजों को लिखते थे। यानी अपने राजा का गुणगान करते थे। यानी जैसे राजा ने कौन कौन से युद्ध जीते हैं, राजा ने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं, यानी अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार का इतिहास लिखा गया? वंशवादी लिखा गया। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल मैं थ्रू बताऊं, जैसे मान लो अगर कोई
अकबर के दरबार में बैठा तो अकबर के बारे में लिख रहा, हमारा शासक बहुत महान है, उनके बेटों के बारे में, उनके परिवार के बारे में, बल्कि अगर आप देखेंगे अन्य लोगों के बारे में या समाज कैसा है, समाज में समस्याएं क्या हैं, उसके बारे में लिखा नहीं जा रहा था। क्योंकि जो लोग दरबार में बैठते थे उनको भाई पैसा मिल जाए, उनकी जो किताबें महंगी महंगी बिक जाए, राजा से उनको कुछ सम्मान मिल जाए, इसलिए कह सकते ज्यादातर जो इतिहास लिखा गया वो दरबारी इतिहास लिखा जाने लगा, दरबार राजा का गुणगान होने लगा। ठीक है, और यहां पर देखोगे तो इतिहास लेखन में आम लोगों की जो जिंदगी है, आम लोगों की लाइफ है, उसमें इतिहास लेखन नहीं किया गया, बल्कि दरबारी इतिहास ज्यादा से ज्यादा लिखा जाने लगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो शाही इतिहास लेखन ज्यादा शुरू हो गया, यानी 11वीं 12वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे अरबी में जो इतिहास लिखा जा रहा था, शाही दरबार में बैठ करके राजा के गुणगान करते थे, राजा हमारा ऐसा है, अरे भैया ताकि राजा से कुछ पैसा मिल जाए, उनकी किताबें बिक जाए या उनको कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए, इसलिए दरबारी इतिहास लेखन की शुरुआत हो गई। ठीक है, अरबी इतिहास लेखन में देखोगे तो वंशवादी इतिहास का मतलब समझते हो, जैसे अगर मैं जैसे मुगलों की बात करूं या दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो उनके वंश के बारे में, भैया हमारा जो राजा, इसका दादा ऐसा था, परदादा ऐसा था, इसके बेटे इतने बलशाली हैं, इन्होंने यहां यहां तक लड़ाइयां लड़ी हैं, इसको हम बोलते हैं वंशवादी इतिहास। ठीक है, और अरबी में एक शुरुआत में जब अरबी में इतिहास लेखन शुरू किया गया तो वहां पर धार्मिक चीजें या रहस्यवाद को जानने के लिए प्रयास किया, लेकिन 11वीं शताब्दी में दरबारी इतिहास जब शुरू हुआ तो आम लोगों की जो लाइफस्टाइल थी उसके बारे में बिल्कुल नहीं लिखा जा रहा था, बल्कि दरबारी इतिहास लिखा जाने लगा। जब फारसी इतिहास लेखन की शुरुआत की गई तो वहां पर भी देखेंगे जो अभिजात वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, उसके बारे में ज्यादातर इतिहास लिखा गया, या राजाओं के बारे में ज्यादातर लिखा जाता। फारसी इतिहासकारों की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी रचनाओं का मूल्य बढ़ाने के लिए, देखो अगर कोई फारसी में इतिहास लिखता था तो राजा, एक बात बताओ, अगर तुम राजा के दरबार में बैठते हो, अगर तुम राजा के बारे में लिखोगे, उसकी महानता बताओगे, उसकी बड़ाई करोगे, तो राजा तुमसे भैया खुश हो जाएगा, तुमको पैसा दे देगा, तुम्हारे किताब का मूल्य बढ़ जाएगा, तुमको स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी, तो यानी राजा का सपोर्ट मिल जाए। इसलिए ज्यादातर जो लोग थे वो सिर्फ दरबारी इतिहास लिखते थे। फारसी में भी देखोगे तो फारसी भाषा में जब इतिहास लिखा गया तो वो भी दरबारी इतिहास ही लिखा जा रहा था, और इतिहासकार इसलिए लिखते थे ताकि उनके जो पुस्तक है उसका मूल्य बढ़ जाए, उनको कुछ पैसा वैसे मिल जाए, इसलिए लिखते थे। अगर आप ज्यादातर इतिहासकारों को देखोगे तो उन्होंने अपनी जो रचनाएं, उनकी जो किताबें होती थी, अपने बादशाह या शासक को समर्पित करते थे। एग्जाम्पल अगर देखोगे जो मिनहाज है, उन्होंने जो किताब लिखी तबकात नासिरी यानी नसरुद्दीन को समर्पित कर दी। बर्नी की बात करें तो बर्नी ने जो बुक लिखी तारीख फिरोज शाही, उसको फिरोज शाह तुगलक को समर्पित कर दी। जैसे इकबाल नामा जहांगीरी बुक लिखी गई, उसको जहांगीर को समर्पित कर दी। यानी देखोगे जो इतिहासकार थे वह ज्यादातर अपने राजा जो होते, जो किंग होता था, उसके बारे में लिखते थे। किताबें भी उसी के ऊपर पूरी डेडिकेटेड रहती थी, उसी पर समर्पित रहती थी। इस प्रकार का इतिहास लिखा जाता था। अगर फारसी इतिहास में बात करें तो वहां पर जो शिक्षित वर्ग है, जो विद्वान वर्ग है, जो संत वर्ग है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती थी। ओनली सिर्फ अगर देखेंगे राज परिवारों का इतिहास लिखा जाता था, राजा ने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं या वो कितना बलशाली है। यानी अगर आप देखेंगे तो शाही इतिहास लेखन हमें ज्यादा दिखाई देता। अगर आप चाहे अरबी इतिहास लेखन की बात करेंगे या फारसी इतिहास लेखन की बात करेंगे तो दोनों में हमें 11वीं 12वीं शताब्दी से लेकर के अगर आप देखेंगे तो दरबारी इतिहास हमें ज्यादा दिखाई देता है। राज दरबारों की जो गतिविधियां होती हैं या राज दरबार में क्या उठापटक हो रही है, कौन सा दल उसमें भारी है, इस प्रकार से इतिहासकार ज्यादा लिखते थे। आम लोगों की क्या समस्या है, आम लोग किस प्रकार से समस्याओं का अनुभव करें, यानी आम लोगों के बारे में या आम लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में इतिहासकारों का बिल्कुल भी ध्यान हमें नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बात करें, राजनीतिक वृत्तांत बताओ दिल्ली सल्तनत का। यहां पर हम लोग थोड़ी सी दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, वैसे आगे हम लोग डिटेल में दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे जब आगे चलेगा। वैसे आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है 1206 में हुई। ठीक है, 1206 में पता मोहम्मद गोरी की जब डेथ हो जाती है तो मोहम्मद गोरी का जो गुलाम कह सकते हैं या गुलाम था जिसको सौंप के चला गया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में कह सकते हो उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और लाहौर से अपना शासन शुरू किया। ठीक है, और अगर आप देखेंगे ये जो तुर्क मुसलमान है, दिल्ली के जो सुल्तान है सारे कौन से मुसलमान है, इनको तुर्की सुल्तान या तुर्की मुसलमान, ये तुर्क मुसलमान है। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे जो अरब वर्ल्ड है, अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करोगे तो जैसे अगर आप जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है वो वहां से क्यों निकल करके आ रहे थे, रीजन ये था कि वहां पर मंगोलों ने पूरी भगदड़ मचा रखी थी।
मंगोलों के कारण कह सकते जो इस्लामिक जगत था पूरा भयभीत था, और वो इस्लाम या कह सकते अरब वर्ल्ड को छोड़ करके भारत की वो लोग क्या करते, लोग आते थे। ठीक है, यानी कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो हुई वो इतिहास की बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है। उससे पहले भारत में कभी भी कोई इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना नहीं। देखो यहां पर मुस्लिम शासक जरूर आए थे, उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन कभी उन्होंने शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। 1206 में कह सकते पहली एक मुस्लिम कह सकते लाहौर से कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन अपना शुरू किया, बाद में वो राजधानी को दिल्ली लेकर के आता है। बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है। और इस्लाम जगत या इस्लामिक जो लोग थे वो दूसरी जगह पर इसलिए जा रहे थे क्योंकि अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट पर, मध्य एशिया पर देखोगे, अरब वर्ल्ड पे देखोगे तो मंगोल आक्रमण इतना ज्यादा हो रहा था कि मंगोलों से बिल्कुल लोग डरे हुए थे और वहां से निकल करके दूसरे देशों में या दूसरे राज्यों में जैसे भारत की ओर पलायन कर जाना। जैसे अगर देखो जो बुद्धिमान है, जो संत हैं, साहित्यकार हैं, वो उनके लिए भारत जो है कह सकते हो शरण स्थली बना, यहां पर आकर के वो रहने लगे। ठीक है, इतिहास अगर मैं देखूं फारसी में देखो दिल्ली सल्तनत में जो भी इतिहास लिखा गया या दिल्ली सल्तनत जो भाषा कौन सी भाषा है, फारसी भाषा है। और दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर किसी ने सबसे ज्यादा लिखा है तो हसन निजामी एक हैं, क्या नाम उनका, हसन निजामी, एक इतिहासकार है। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा लिखता है और काफी अच्छा इन्हें वर्णन कर रखा है, तो इसका नाम जरूर याद रखना। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें जो सबसे ज्यादा प्रमाण या सबूत देता है उनका नाम है क्या है, हसन निजामी। हसन निजामी की जो रचना है उन रचनाओं से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में या उसका राजनीतिक वृत्तांत कैसे था, राजनीतिक वृत्तांत का मतलब होता है कि उन्होंने कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं, किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपने शासन को मजबूत बनाया या किस प्रकार से उन्होंने अपने भारत में अपने शासन का विस्तार किया। तो हसन निजामी की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं के जरिए हम जान सकते हैं, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई। ठीक है, और हसन निजामी इस बात को कहते हैं कि वंशवादी इतिहास की बात करते हैं, यानी हसन निजामी की जो रचना है वंशवादी इतिहास है, यानी वंश परंपरा को ये ज्यादा लिखते हैं। यानी अगर देखोगे राजा के बारे में या उनको बेटों के बारे में या आम लोगों के बारे में लोग ज्यादातर लिखते नहीं थे। दूसरे दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आपको जानना है तो एक बड़े लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उनका नाम है जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी जो है, बर्नी के बारे में, बर्नी के जरिए आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने को सबसे ज्यादा दो व्यक्तियों के नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो है हसन निजामी और दूसरा है जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी की अगर बात करेंगे तो बर्नी दिल्ली सल्तनत को लेकर के उन्होंने जो किताबें लिख रखी हैं उससे कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानने को मिला। उसी प्रकार से देखोगे अमीर खुसरो के जरिए हमें दिल्ली सल्तनत को जानने के बारे में बहुत ज्यादा मौका। तो खास तौर से दो इतिहासकार कौन है, हसन निजामी और जियाउद्दीन बर्नी, इन्हीं के जरिए कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत जो इतिहास है हमें ज्यादा जानने को मौका मिलता है। इसका जो पॉलिटिकली यानी राजनीतिक वृत्तांत है कि यहाँ पर किस प्रकार से शासन बना, किस प्रकार से सत्ता आई और किस प्रकार से सत्ता आगे बढ़ी, या दिल्ली के सुल्तानों ने किस प्रकार से भारत पर अपने आप को मजबूत बना लिया, तो हसन निजामी और बर्नी है। उसी के बाद हम बात करेंगे कि मुगलों का राजनीतिक इतिहास बात करेंगे। अगर मैं मुगलों की बात करूं तो मुगलों के बारे में अगर आप देखेंगे तो जैन खां जो हैं, इनका जो बुक है उसके बारे में कह सकते हैं मुगलों के बारे में हमें जानने को ज्यादा मिलता है। ठीक है, मुगलों की अगर इतिहास की बात करोगे तो मुगलों में जो इतिहास लेखन रहा तो उसमें अगर खास तौर से अगर देखोगे तो बदायूनी है, बदायूनी के जरिए हमें ज्यादातर जानने को मौका मिलता है, या इकबाल जहांगीरी जो बुक लिख रखी है इन्होंने लिखी थी जिसके जरिए हमें ज्यादा जानने को मौका मिलता है। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने जो लिख रखी है उसके जरिए हम कह सकते हैं मुगलों का इतिहास बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के बारे में देखेंगे तो वहां पर भी हमें ज्यादातर तो देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं मुगलों का जो राजनीतिक इतिहास है उसको लिखने वाले कौन लोग हैं, जैन खां, बदायूनी। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो अकबर का जो पूरा राजनीतिक वृत्तांत लिखा है आप कह सकते हो उनके जरिए हम जान सकते हैं। अबुल फजल, ये क्या है, इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने मुगलों के इतिहास लिखने हैं, मुगलों का राजनीतिक इतिहास वृत्तांत किया। देखो मुगलों के बारे में तो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, 1526 में क्या होता है कि जब पानीपत की पहली लड़ाई होती है तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद क्या होता है कि यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो लोधी वंश जो लास्ट वंश है यहाँ पर लोधी हैं। ठीक है, इब्राहिम लोधी और कह सकते हैं बाबर के बीच में युद्ध होता है जिसमें बाबर विजय प्राप्त करता है और 1526 से कह सकते भारत में मुगल राजवंश की स्थापना हो जाती है। उसके बाद अगर देखोगे तो जब बाबर की डेथ होती है तो उसका जो बेटा है हिमायू गद्दी पर बैठता है। हिमायू लगभग 10 साल तक शासन करता
जाता, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सूर्यवंश आ जाता है, शेरशाह सूरी क्या कर देता है कि हुमायूं को युद्ध में हराता है, साथ में हुमायूं जो है भारत की सीमा को छोड़ करके चला जाता है। अगर आप देखेंगे तो 1540 से लेकर के लगभग 1555 तक देखेंगे तो यहाँ पर मुगल शासक जो थे यानी हुमायूं चला गया था। लेकिन 1555 में देखेंगे तो हुमायूं दोबारा फिर आता है और 1556 में सबको पता कि बाबर बोल रहा हूं गलती से, ठीक है, अकबर जो है वो सिंहासन बैठता है और गद्दी को संभालता है। अकबर के बाद अगर आप देखेंगे तो जहांगीर है, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये अगर आप देखेंगे तो मुगलों का मूलतः राजनीतिक वृत्तांत यहाँ पर हमें जो मुगल बादशाह हैं बहुत मजबूत दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद भी मुगल बादशाह अगर आप देखेंगे तो काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं, लेकिन वहां पर उसको हम उत्तर मुगल काल बोलते हैं। वहां पर जो मुगल बादशाह उनको बड़ा कमजोर माना जाता है। अगर आप कह सकते हैं 1526 से लेकर के अगर आप देखेंगे और औरंगजेब की डेथ तक यानी 1707 तक जब तक ये बुक बात करती है, अगर हम लोग वहां तक की बात करें तो मुगलों का उत्कर्षण का काल है, मुगल राजवंश की स्थापना। अगर मुगलों की बात करेंगे तो उसमें अगर मैं देखूं तो अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, अगर इन शासकों की बात करें तो इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, ठीक है, मुगलों के बारे में। उसके बाद देखिएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये चीज और चीज़ों की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे जो हमारा इसमें देखिएगा इंसा पत्र देखिएगा इंसा पत्र क्या होता है, तो इसकी मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ। वैसे मोस्टली ज़्यादातर ये तो एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें जो एक और जो आता है जैसे मलफूजात, ठीक है, इसकी जैसे बात की गई तो मलफूजात को लेकर के मैं बता देता हूँ। इसी को मलफूजात को लेकर के देखो, मलफूजात अगर मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो मलफूजात क्या है, सूफी साहित्य है, ठीक है। यानी जो सूफी संत थे, सूफी संतों ने जो साहित्य लिख रखा, जो ग्रंथ लिख रखे, लिटरेचर जो है, उनको मलफूजात बोला जाता है। मलफूजात में क्या, जो सूफी संत होते थे इनके संवाद हैं, इनकी बातचीत है, यानी ये जो कन्वर्सेशन करते थे यानी जो बातचीत करते थे उसी को यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। मलफूजात मुख्य रूप से नैतिक और धार्मिक पहलुओं को संबोधित कर, नहीं मलफूजात में क्या है, नैतिक यानी इस्लाम के बारे में नैतिकता की बात की गई या कह सकते हो, या धार्मिक पहलुओं को उसमें ज्यादा, यानी जो सूफी संत थे, सूफी संतों के विचारों का जो संग्रह उसको हम क्या बोलते हैं, मलफूजात बोलते हैं। और मलफूजात में आप सब लोग क्या कह सकते हैं कि उसमें धार्मिक पहलुओं को या नैतिकता की जो है बातें हमें वहां पर ज्यादा दिखाई देती, यानी जो सूफी संत है उनकी जीवनी है या उनके वृत्तांत है, या सूफी संतों के जो विचार हैं, उनके जो धार्मिक विचार हैं, या इस्लाम में क्या बदलाव होने चाहिए, या इस्लाम को कैसे हम लोग कैसे बेहतर बना सकते हैं, या सूफी संतों के जो वचन हैं या उनके जो भाव हैं या उनके जो विचार हैं, उस मलफूजात में क्या कहते हैं कि उसको संकलित किया गया। तो मलफूजात थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर देखोगे आधिकारिक पत्र क्या होता है, इसको देखो, आधिकारिक पत्र को अगर आप देखेंगे तो दस्तूर उल अमल बोला जाता है। तो दस्तूर उल अमल क्या होता, प्रशासनिक की एक कार्य प्रणाली होती है, जैसे कह सकते यानी शासन प्रशासन को कैसे चलाना है, इसके यानी रूल और नियमों की क्या होती है, एक किताब होती है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, दस्तूर उल अमल, ठीक है। दस्तूर उल अमल में क्या ऐसे 12 आचरण बताए गए हैं जिससे जो राजा है उसको उसी प्रकार से शासन चलाना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे तमगानी जैसे कुछ करों का निषेध करो, यानी ऐसे बहुत सारे जो कर हैं जिनको, ठीक है, जिनको हटा देना चाहिए। आम रास्तों पर डकैती व चोरी के विषय के नियमों के बारे में चर्चा की गई है। जो मृत व्यक्ति हैं संपत्ति को उत्तराधिकार, मदिरा और सभी जो मादक पदार्थ हैं उनकी बिक्री पर निषेध लगा दो, यानी जो जो शराब है, शराब का सेवन बंद हो जाए, इसके लिए राजा अपराधियों के घरों को कुर्की कराओ, यानी जो अपराधी हैं, जो लोग समाज में अपराध कर रहे हैं उनको उनके घरों को कुर्की मतलब उनका घर नीलाम कर दो, ठीक है, या उनके अंगों को, उनका जो शरीर है उसको अंग भंग कर दो। बलपूर्वक संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार का निषेध होना चाहिए, ठीक है। अस्पतालों का निर्माण करवाना चाहिए। रविवार के प्रति आदर हो। मनसब और जागीरों का सामान्यीकरण हो, ठीक है। बंदियों को क्षमा दान देना चाहिए। प्रार्थना व प्रशंसा के लिए भूमि का प्रमाणीकरण हो। ये कह सकते हैं दस्तूर उल अमल में शासन व प्रशासन चलाने के लिए क्या बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए, कुछ कानून बताए गए, उसको हम लोग बोलते हैं दस्तूर उल अमल, ठीक है। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो पहले चैप्टर में आप सब लोग ना अरबी और फारसी को जरूर करके जाना, राजनीतिक वृत्तांत में दिल्ली और मुगलों का पढ़ के जाना है। उसके बाद अगर आप देखें आधिकारिक पत्र, सूफी लेखन जो है, आधिकारिक पत्र और सूफी लेखन, इसको जरूर करके जाइएगा। इसमें थोड़ा सा
इतिहास लेखन का जो एंगल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है जो आता है। कई बार पूछा जाता कि इतिहास बताओ, तो वही इतिहास आपको कि अरबी फारसी इतिहास लेखन कैसे रहा। तो भैया अरबी फारसी इतिहास लेखन जो मूलतः रहा वो दरबारी रहा है, यानी जो ज़्यादातर इतिहासकार थे उनकी पुस्तक का मूल्य बढ़ जाए, उनकी बुकें महंगी हो जाए, या राजा से उनको कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, इसलिए कह सकते अपनी मूल्यों का पुस्तक बढ़वाने के लिए ज़्यादातर वो दरबार की जो गतिविधियाँ होती थी उसके बारे में करते थे, वो ज्यादातर लिखा करते थे। पहले चैप्टर में आपका यही रहेगा, ठीक है। हेलो, नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, जैसे मैंने बोला था कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हम थोड़ा यहाँ पर डीपली में बात करेंगे, तो हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मैं की पॉइंट में बात करूंगा, उन पॉइंटों को आपको जरूर उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आता है 2.2 में देखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना संघर्ष सुदृढ़, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई। तो खास तौर से देखिएगा, ऐसे लिखना कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होती है और दिल्ली सल्तनत जो है लगभग 1526 तक चलता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करोगे तो इसमें जो खास तौर से अगर मैं 1206 से 1290 की बात करूं तो इसमें गुलाम वंश को माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के जो में पहले शासक उनका नाम है क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो क्या है कह सकते हैं मोहम्मद गोरी का क्या है, गुलाम था, ठीक है। मोहम्मद गोरी का क्या है, गुलाम था। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कह सकते हो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और लाहौर से अपना शासन शुरू करता है, लेकिन बाद में वो राजधानी को दिल्ली लेकर के आ जाता है। दिल्ली सल्तनत के जो दूसरे सुल्तान है उनका नाम है, अगर आप देखेंगे तो उनका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद जो शासन करता है उसका अगर आप देखेंगे उसका जो दामाद है, ठीक है, वो शासन करना आरंभ कर देता है, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। सेकंड रूलर क्या है, इल्तुतमिश, ठीक है। क्या इल्तुतमिश क्या है, अगर आप देखेंगे तो उसका दामाद है, उसकी बेटी से उसकी शादी हो चुकी थी भाई मेरे, तो इल्तुतमिश शासन करता है। देखो इल्तुतमिश जब शासन करता है तो उस शासन में बहुत प्रकार के चेंज करता है, बहुत प्रकार के परिवर्तन करता है। अगर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का अगर देखोगे, इक्ता को चलाने में इल्तुतमिश का योगदान है, सैन्य संगठन को बेहतर बनाने में इल्तुतमिश का योगदान है। यानी देखो सल्तनत की स्थापना तो जरूर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी थी, लेकिन कह सकते इल्तुतमिश ने शासन को मजबूती प्रदान करने में या शासन का विस्तार करने में इल्तुतमिश के योगदान को हम मान सकते हैं, ठीक है। और लंबे समय तक कैसे इल्तुतमिश जो है अगर आप देखेंगे तो 1210 से लेकर के लगभग 1236 तक क्या करता है, अपने शासन को चलाता है। यहां पर इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद जो तीसरी यहां पर शासिका है खासतौर से रजिया सुल्तान, ठीक है। तो रजिया सुल्तान की अगर आप देखेंगे तो 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा। लेकिन रजिया सुल्तान देखोगे तो इल्तुतमिश चाहते थे, क्योंकि उनकी लड़की बेटी है उसको शासिका, बल्कि उसके बेटे भी थे, लेकिन सारे बेटों को अच्छा मानता था कि वो बिल्कुल काम के नहीं बल्कि गंवार टाइप वो मानता थे, क्योंकि रजिया सुल्तान को उसने, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही क्या बनाया था, रजिया को सुल्तान बनाया था। लेकिन दिल्ली के जो अमीर थे, दिल्ली के जो लोग थे या जो अन्य मुसलमान थे, एक लड़की का शासिका बनना किसी को बर्दाश्त नहीं, खास करके इस्लाम में, ठीक है, किसी को पसंद नहीं आता था जब वो शासिका बनती है। भाई दिल्ली में कई लोगों की नाकें चढ़ जाती, दिल्ली के जो अमीर इसको बर्दाश्त नहीं करते थे, ठीक है। बाद में लगभग 4 वर्षों तक कह सकते हैं रजिया सुल्तान जो है वह शासन करती है, और लास्ट में कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान 1240 में क्या होती है, उसको बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है या उसको शासिका के पद से हटा दिया जाता है जब वो पूरा मैटर चलता है। उसके बाद अगर देखेंगे जो अगले शासक, इसमें बलवन सबसे अगला जो रूलर है अगर आप देखेंगे तो बलवन है। तो बलवन की अगर बात करोगे तो दिल्ली सल्तनत को अगर किसी ने सबसे ज्यादा मजबूत करने का काम किया है तो बलवन है। बलवन की अगर बात करोगे तो लगभग वह 1565 में लगभग क्या वो शासक बनता है और उसी के साथ 64 में बनता है, ठीक है। अपने शासन को संभालता है और शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए बलवन ने लख्त और रोह की नीति, लख्त और लोह की नीति का मतलब होता है कि भैया राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए कितना भी खून बहाना पड़े तो खून बहाने में कोई कमी नहीं करनी थी। यानी बलवन ने कह सकते हो कि लख्त और लोह की नीति अपनाई थी, यानी ताकत के बम पर, तलवार के दम पर, ठीक है। गला अगर कोई रास्ते में रोड़ा बन रहा है तो उसका गला उड़ा दो, इस प्रकार की नीति किसकी है, बलवन की नीति है, ठीक है। बलवन को अगर बात करोगे तो बलवन ने अपनी शान शौकत के लिए देखोगे, ये उसको खुद को अगर देखोगे तो जैसे देखो इस्लाम में अगर आप देखोगे तो सिर्फ अल्लाह के सामने ही आपको सिर झुकाने को बोला जाता है। लेकिन बलवन जब शासक बनता है तो एक प्रकार से फरमान जारी करता है कि अगर कोई राजदरबार में घुसेगा तो सबसे पहले सुल्तान को झुक करके नमस्कार करेगा, इसको इस प्रकार की चीजों को, यानी शान शौकत के लिए, ठीक है। हेलो, सजदा और पाबोज,
सजदा का मतलब समझते हो, यानी सुल्तान को आपको झुक करके नमस्ते करना। नमस्ते जैसे इस्लाम में होता नहीं, जैसे झुक करके आपको क्या करना, सुल्तान को नमस्ते करना, वैसे इस्लाम में बोला जाता है कि आपको किसी व्यक्ति के सामने कभी झुकना नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने की बात। तो जब बलवंत शासक बनता है, यानी खुद को कह सकते हैं कि भगवान या अल्लाह के द्वारा भेजा गया व्यक्ति, ताकि लोग सुल्तान का सम्मान करें, यानी सजदा और पाबोज प्रथा को चलाता है। बलवंत जो है लख्त और लोह की नीति, यानी अगर आप देखें दिल्ली सल्तनत काल में देखेंगे, और खास तौर से गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलवंत, ये 4 लोग हैं। इन्हीं चारों लोगों के बारे में आपको हेडिंग बनानी है और चारों लोगों के बारे में आपको क्या लिखना और एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रहेगा, अगर आप देखेंगे क्या है, मंगोल समस्या। देखो मंगोल की अगर आप बात करें, मंगोल क्या है, ये बार बार भारत पर आक्रमण करते थे, जो कि मध्य एशिया से एक जाति है, कह सकते, काफी लड़ाके इनको माना जाता था मंगोलों को। मंगोल जो है, जब दिल्ली शासन चल रहा था, यानी दिल्ली सल्तनत काल चली थी, तो मंगोल बार बार आकर के क्या करते थे, भारत पर आक्रमण करते थे, हमला करते थे। इसलिए अगर आप देखेंगे, जो इल्तुतमिश है, मंगोलों के खिलाफ नीतियां, यानी मंगोलों के खिलाफ कौन कौन सी नीति, अगर देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता कि दिल्ली के सुल्तानों ने मंगोलों के खिलाफ कौन कौन सी नीति अपनाई, तो पहली जो नीति पृथकता की नीति। पृथकता का मतलब बिल्कुल अलग रहना। जैसे मान लीजिए मंगोलों के रास्ते में बिल्कुल मत आना, या मंगोलों से युद्ध बिल्कुल मोल मत लेना, या उनसे दूरी बना करके रखना। अगर हम क्या बोलते हैं, पृथकता का मतलब होता है बिल्कुल अलग थलग रहना। यानी मंगोल है बार बार एक, यानी आकर के आक्रमण करते थे, हमले करते थे, ताकि दिल्ली सल्तनत को हम क्या कर सके, बचा सके। दूसरा, इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले पृथकता की नीति किसके खिलाफ चालू की थी, मंगोलों के खिलाफ। बाद में जो इल्तुतमिश की जो पृथकता की नीति थी, इसकी ये नीति को कैसे उसने तुष्टीकरण का मतलब होता कि हम उनको साथ भी मिला लिया, लेकिन खुद को फायदा। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि हम उनके साथ भी चले गए, लेकिन अपना हित ज्यादा होना, हम उसी को क्या बोलते हैं, तुष्टीकरण। तो इल्तुतमिश को अगर आप देखोगे तो मंगोलों के खिलाफ पृथकता की नीति किसकी है, इल्तुतमिश की नीति है। और साथ में मंगोलों के खिलाफ अगर देखोगे जो तुष्टीकरण की नीति है, इसको भी किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने ही। देखो इल्तुतमिश जब शासक बनता है ना, तो जो दिल्ली सल्तनत बड़ी कमजोर सल्तनत है, यानी बहुत मजबूत शासक नहीं। अगर आप देखेंगे इल्तुतमिश शासन को मजबूती प्रदान करने वाला एक शासन था, तो शुरू में बेचारा सोचता है कि हम लोग इनसे दूरी बना करके चले, या मंगोलों से बचने की बहुत सारा प्रयास करता है इल्तुतमिश, लेकिन लास्ट में उनसे बचा नहीं जाता, तो उसका थोड़ा बहुत उनका सपोर्ट या साथ लेकर के भी चलने की कोशिश करता है इल्तुतमिश। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत में बलवंत शासक बनता है, बलवंत जब सुल्तान बनता है, तब बलवंत क्या करता है, जो मंगोल हैं उनके खिलाफ अगर आप देखेंगे तो विरोध की नीति का पालन करता। कौन सी नीति का, विरोध की नीति का पालन करता। और बलवंत कहता है कि मैं अपनी सल्तनत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और मैं कह सकते हैं कि मैं मंगोलों को एंटर नहीं कर दूंगा, अंदर घुसने नहीं दूंगा। और देखोगे तो बिल्कुल भी एंटर करने भी नहीं देता। बलवंत की बात करें, बलवंत को लेकर के एक बड़ा कोट है, इनको लेकर के, मंगोलों को लेकर के क्या बोलता है, जब इस्लाम की संपूर्ण भूमि पर मंगोलों ने अधिकार कर लिया। बलवंत क्या कहता है कि इस्लाम की जो पूरी भूमि है उस पर भाई मेरे मंगोलों ने अधिकार कर लिया है, लाहौर को नष्ट कर देंगे और इसे आधार बना करके हमारे प्रदेश पर आक्रमण करते हैं, तब मैं राजधानी को कैसे छोड़ दूं। यानी बलवंत कहता है कि मैं अपनी राजधानी के लिए, मैं अपने देश के लिए क्या करूंगा, मंगोलों से लोहा लेता रहूंगा, और मैं बिल्कुल लड़ाई करूंगा, मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं। चाहे मंगोलों ने पूरे इस्लामिक भूमि पर कंट्रोल कर लिया या कब्जा जमा लिया है, लेकिन मैं अपने राज्य को नहीं छोड़ूंगा। मैं मंगोलों के खिलाफ विरोध की नीति का ही पालन करूंगा, ठीक है। मंगोल निश्चय ही इस अवसर का लाभ उठाते हुए दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे, दोआब को रौंद डालेंगे, ठीक है। दूसरे देशों के क्षेत्रों पर आक्रमण करने से कहीं अच्छा है अपने राज्य को मजबूत करना। यानी इल्तुतमिश कहता था कि जब बलवंत जब शासक बना और बार बार मंगोल आक्रमण करते थे, तो भाई बलवंत कहता था कि अगर दिल्ली सल्तनत या बलवंत किसी दूसरे पर आक्रमण करे, दूसरे को जीतने का प्रयास मत करो, बल्कि अपने शासन को मजबूत करे। यानी बलवंत ने कह सकते दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने का प्रयास किया, ताकि मंगोलों से क्या सामना कर सके, ठीक है। या कह सकते हैं मंगोलों को अगर आप देखो सिंधु नदी के उधर ही रखा जाए, यानी मंगोल दिल्ली पर कब्जा ना कर सकें या दिल्ली पर आक्रमण ना कर सकें, इसलिए कह सकते हैं बलवंत ने
हमेशा मंगोलों का विरोध किया और डट करके अगर किसी ने दिल्ली सल्तनत अगर मंगोलों का सबसे ज्यादा अगर किसी ने विरोध किया, अगर किसी सबसे ज्यादा लोहा लिया है तो बलवन ही था, क्योंकि बलवन का ऐसा मानना था कि मैं किसी देश पर हमला करके उसको अपने राज्य में मिलाने से अच्छा है कि मैं अपने ही देश को क्या करूं, मजबूत करूं। तो उन्होंने अपने राज्य को या अपनी सीमाओं को मजबूत करने का प्रयास किया ताकि वह दिल्ली को मंगोलों से बचा सके। इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने शुरू में तो भाई उनसे दूरी बना करके चलता था कि भाई मंगोलों का सामना ना करना पड़े, मंगोलों से बचता रहता था, लेकिन बाद में मंगोलों से कितने दिन बच ही नहीं पाए। फिर बाद में उनका थोड़ा सपोर्ट लिया, या इसी को बोलते तुष्टीकरण की नीति को बोलते हैं। लेकिन जब बलवन शासक बनता तो बलवन जो जब शासक बनता है थोड़ा मजबूत शासक है, ठीक है, अच्छा शासक है। दूसरा क्या है कि अपने देश के प्रति या अपनी जनता के प्रति या अपनी भूमि के प्रति बहुत ईमानदार शासक है, ठीक है, बलवन की अगर मैं बात करूं। और इस्लामिक रूल को चलाता है और कहता है कि मैं अपनी सल्तनत को मजबूत करूंगा, मैं किसी दूसरे इलाके पर हमला करके मैं उसको जीतने से अच्छा कि मैं अपने राज्य को मजबूत करूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने राज्य को मजबूत करूंगा तो मैं मंगोलों से बचा पाऊंगा। हाँ, मैं मानता हूं कि मंगोलों ने पूरी इस्लामिक जगत को कंट्रोल कर लिया है या इस्लाम की भूमि पर उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है, कह रहा वह भी कहता कि अगर मैं मंगोलों से अगर दिल्ली को नहीं बचा पाऊंगा तो दिल्ली को आकर के मंगोल पूरी तरीके से राउंड डालेंगे। दोआब का मतलब जहां पर दो नदियों का समूह होता है, जहां पर फसलें बहुत ज्यादा, यानी दोआब को लूट लेंगे, यहां पर लूट मार हो जाएगी और मैं अपने राज्य को छोड़ करके नहीं जा सकता हूं और मैं अपने राज्य को ही मजबूती प्रदान करूंगा ताकि मैं मंगोलों से लोहा ले सकूं या उनको हरा सकूं युद्ध में। तो बलवन की बात करो तो बलवन हमेशा उनके साथ युद्ध लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए या अपने राज्य को या अपनी राज्य की सीमा को मजबूत करने का प्रयास किया। उसने विरोध की नीति पालन की मंगोलों के खिलाफ। लेकिन अगर मैं इल्तुतमिश बात करूं तो इल्तुतमिश जब शासक बनता तो सल्तनत बड़ी कमजोर सल्तनत थी, ठीक है, बहुत मजबूत नहीं थी, क्योंकि शुरू में देखो कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत को बना करके जरूर चला जाता है लेकिन उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है तो जैसे सेना को मजबूत करना, उस टाइम तो सेना ही अस्थाई नहीं थी, तो सेना बनाता है या अन्य सारे काम करता है, एकता प्रणाली को शुरू करता है, इल्तुतमिश शुरू करता है। तो इल्तुतमिश देखोगे चीजों को बना रहा था, ये स्टेब्लिश कर रहा था, इसलिए कह सकते हैं कि वो देखोगे तो बहुत ज्यादा टक्कर नहीं ले सकता था। अगर हम बात करें, ठीक है भाई, लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर मान लो कि मंगोलों के खिलाफ तुम लड़ने लग जाओगे, तुम खुद ही खत्म हो जाओगे, तो दिल्ली को क्या मजबूत करोगे, ठीक है। इसलिए उनसे दूरी बना करके चलता शुरू में, स्टार्टिंग में इल्तुतमिश मंगोलों से दूरी बना कर चलता है, या भाई वो रास्ते में ना पड़े। जैसे हम लोग होते नहीं भैया, अगर कोई हमारा दुश्मन है हम सोचते भैया ये हमें रास्ते में ना मिले, हम उससे थोड़ी दूरी बना। जैसे मान लो अगर कोई आपको कोई व्यक्ति अगर आपको पसंद नहीं है, आप लोग क्या करते हैं, उससे थोड़ा कट के चले जाते हो ना, कट ले या रास्ता बदल ले, तो यानी इस प्रकार से चीजें करता था। लेकिन बाद में बहुत ज्यादा बच नहीं पाया तो तुष्टीकरण की नीति, यानी इल्तुतमिश ने पृथक और तुष्टीकरण की नीति अपनाई। लेकिन जब बलवन शासक बनता तो उसने विरोध की नीति अपनाई और मंगोलों का उसने डट करके सामना किया। यही मंगोल समस्या है। मंगोल मध्य एशिया से आते थे और बार बार दिल्ली सल्तनत को डिस्टर्ब करते थे, यहां पर आक्रमण और हमले करने की वो क्या करते थे, प्रयास करते थे, और बार बार दिल्ली के सुल्तानों को चैलेंज करते थे और बार बार उनको कई बार उन्होंने युद्ध में भी हराया है और मंगोलों ने आकर के कई बार दिल्ली को लूटने का भी उन्होंने प्रयास किया है, ठीक है। यानी मंगोल कह सकते उस समय की एक प्रकार से आक्रमण करने वाली जातियों में बहुत थे और उन्हें पूरी इस्लामिक जगत को यानी कह सकते पूरा लगभग कब्जा ही कर लिया था, एक प्रकार से जीत लिया था। तभी तो आकर के जितने तुर्क मुसलमान है यहाँ पर दिल्ली में आकर के उन्होंने अपना डेरा डाल रखा था। स्टार्टिंग में हमने बात नहीं किया उसी चीज की, ठीक है। हेलो, अगला क्वेश्चन देखिएगा, खिलजी का प्रसार। देखो अगर हम खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश की जो स्थापना है उसको जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और जब जलालुद्दीन खिलजी शासक बनता तो उसकी उम्र पता है 70 साल का आदमी था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। कितना, 70 साल की उम्र में कोई आदमी बादशाह बनता है, आप समझ सकते, सुल्तान बनता है, ठीक है, ठीक है। सुल्तान 70 साल की उम्र में बनता है और जलालुद्दीन ऐसा शासक भाई मेरे जिसने उसके खिलाफ जहर उगला हो, जिसने उसको चोट पहुंचाई हो, उसको भी माफ कर देता था। इसको इतिहास में सबसे पागल राजाओं में से गिना जाता है। यानी कह सकते हो जिन लोगों ने भाई इसको एक कभी भी कड़े दंड नहीं देता था, फांसी की सजा नहीं देता था, ठीक है। जिन लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया उनको भी माफ कर देता था, इसी का इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, ठीक है। यानी जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना तो उसकी उम्र कितनी थी, 70 साल आयु की उम्र। 70 साल का तो काफी बूढ़ा व्यक्ति था, यानी काफी एजदार थे, तो उतना ज्यादा था भी नहीं। दूसरा, जलालुद्दीन जो खिलजी था उसने उदार नीति अपनाई। उदार नीति में क्या किया भाई, जो अमीर लोग थे इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट लिया, ठीक है। कड़े दंड किसी को नहीं देता था, माफ कर देने वाली नीति है, ठीक है। जिन लोगों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया उनको भी माफ कर देता था, ठीक है, ठीक है।
अलाउद्दीन खिलजी के चाचा हैं भाई मेरे, ठीक है, जिनकी हम बात करें जलालुद्दीन की, उसके चाचा ने इसको स्थापना की थी, ठीक है। बाद में देखोगे, बाद में जब जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बनता है, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ऐसा एक शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा प्रसार किया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले देखोगे तो क्या किया उसने, 1299 में गुजरात पर हमला किया। कहां पर, अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात पर अपना आक्रमण किया और पहला सैनिक अभियान चलाया। यह प्रथम प्रसार था यानी दिल्ली सल्तनत का। गुजरात के बाद गुजरात को उसने कैसे एक प्रकार से खूब लूटा और वहां पर उसने आक्रमण किया, ठीक है। अलाउद्दीन के दो सेनापति थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उसके लिए, क्या नाम उनका, उलूग खां और नुसरत खां। उन लोगों का नाम है, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके दो सेनापति हैं जिसके दम पर वो चीज़ों को जीत रहा था, प्रदेशों को जीता था। जैसे गुजरात को उसने जीता, किसके नाम, उलूग खां और नुसरत खां, ठीक है। उसी के बाद देखोगे 1305 में मालवा पर उसने अधिकार कर लिया, ठीक है। 1305 पर उसने मालवा पर क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद देखो अलाउद्दीन के द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन को जलालुद्दीन के द्वारा जो भाग मुल्तान में चले गए उसको विद्रोह कर दिया। अलाउद्दीन ने कहते हैं 1300 में रणथंभौर पर क्या उसने आक्रमण करने के लिए उलूग खां को भेजा। इस समय रणथंभौर के जो शासक थे उसको भी जीतने का प्रयास किया। रणथंभौर को कह सकते उसने घेरा डाला, उसको भी जीता। अलाउद्दीन खिलजी ने इस नीति का अनुसरण करते हो 1303 में चित्तौड़ पर भी हमला कर दिया और चित्तौड़ को भी कह सकते उसने जीतने का प्रयास किया। तो यानी देखोगे अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने कई प्रकार के सैनिक अभियान चलाए और लगभग सैनिक अभियानों में गुजरात का सैनिक अभियान हो या उसने दक्षिण में भी जो देवगिरी है, ठीक है, देवगिरी पर भी अपना क्या अभियान चलाया है और उसने देवगिरी को भी जीतने, ये कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने साम्राज्यवादी नीतियों का अनुसरण किया है, यानी अपने साम्राज्य को फैलाने का काम करता था। एक चीज मैं बताऊं, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, अगर आप देखोगे ये सिकंदर के जैसा बनना चाहता था। सिकंदर जिस प्रकार से सिकंदर की नीति है कि भाई मैं पूरी दुनिया को कब्जा कर लूंगा और जीत विजेता बन जाऊंगा, उसी प्रकार की नीति किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। इसलिए देखोगे तो भारत में बहुत सारे इलाकों पर हमले करता है और वहां पर आक्रमण करता है, वहां पर जीत भी जाता है। इसकी नीति कैसे है, खास तौर से अगर तुमको अलाउद्दीन खिलजी की मेंटलिटी यानी मानसिकता समझनी हो तो इसकी जो मानसिकता है बिल्कुल अगर आप देखेंगे किस तरीका है, सिकंदर जैसी नीति है। सिकंदर भी अगर देखो, सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था तो कह सकते अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजेता बनने की ख्वाब हैं। ये भी बड़ा ख्वाब वाला व्यक्ति है, सपने बहुत देखता है, ठीक है, बड़े सपने हैं भाई, हसीन सपने इनके, ठीक है, बड़े हसीन सपने हैं। और इसी सपने को पूरा करने के अगर देखोगे भारत के अलग अलग इलाकों पर हमला करता है। इसने गुजरात को जीता, रणथंभौर को जीता, यानी आप देखोगे पूरा जो राजपूताना को पूरा इसने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। या अगर आप दक्षिण में जाकर के भी इसने अपने अभियान चलाए हैं, ठीक है, गुजरात को जीता, दक्षिण को जीता, यानी कई विस्तारवादी नीतियां हैं। और इसके ख्वाब कैसे हैं, सिकंदर के जैसे हैं भैया, विश्व विजेता बनना है, दुनिया को पूरी जीत लेना है, ऐसी ख्वाब वाला व्यक्ति है। और ऐसे ख्वाब वाला व्यक्ति क्या करेगा आप सबको तो वैसे ही पता है। तो इसने सिर्फ क्या किया, सीमा विस्तार किया है, बस खाली सीमा विस्तार। और क्या, सेना को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता था। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे मन में ख्वाब है कि मैं दुनिया को जीत लूंगा तो तुमको सेना बहुत बड़ी रखनी पड़ेगी भाई मेरे, बहुत सैनिक रखना पड़ेगा। तो कह सकते हैं पहला आदमी था जिसने सेना को अस्थायी किया, सेना को खूब पैसे देता था, ठीक है, सेना को पैसे दिया था। इसलिए देखोगे अलाउद्दीन खिलजी की जब हम नीतियों को पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको इसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी नीतियां परिवर्तन की। अरे भाई, जिसके मन में विश्व विजेता बनने का ख्वाब हो, विश्व विजेता ऐसे थोड़ी बन जाओगे। अरे अच्छी सेना होनी चाहिए, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, हाथे घोड़े अच्छे खासे खान से होनी चाहिए, तो पैसा धन दौलत भी बहुत लगता है विश्व विजेता बनने में, ठीक है। तो कह सकते हैं इसकी नीतियां ऐसी थी, विश्व विजेता बनना चाहता है। इसलिए देखो कि भारत के अलग अलग इलाकों पर क्या करता है, हमला करता है, आक्रमण करता है, उनको जीतने का भी इसने क्या किया है, प्रयास किया। तो खिलजी शासन का जो प्रसार है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद इसमें जो है एक क्वेश्चन है 2.7 में देखोगे, राज की प्रकृति, यानी दिल्ली जो सल्तनत है इसकी प्रकृति यानी इसका नेचर कैसा है। खास तौर से मैं पॉइंट बताऊंगा, दिल्ली जो सल्तनत है, इतिहास बहुत सारे इतिहासकार दिल्ली सल्तनत को कहते हैं कि ये तो एक मुस्लिम राज्य है। दिल्ली सल्तनत को कई सारे इतिहासकारों ने मुस्लिम राज्य बोला है, लेकिन इतिहासकार इसको लेकर के मतभेद है इतिहासकारों में, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि यहां पर जो जनता थी वो बहुसंख्यक हिंदू थी, लेकिन जो शासक था वो मुस्लिम था। लेकिन शासक कभी भी ऐसी नीतियां नहीं बनाता था कि जनता में किसी प्रकार की, यानी हिंदू मुसलमान में किसी प्रकार के द्वंद्व हो या हिंदू मुसलमान में हमें किसी प्रकार के संघर्ष या विद्रोह हमें दिखाई देते हैं। देखो इतिहासकार जितने हैं वो दिल्ली सल्तनत की प्रकृति पहली क्या बताते हैं, एक मुस्लिम राज्य बताते हैं, ठीक है।
और मुस्लिम राज्य को लेकर के इतिहासकारों में क्या बहुत बड़ा मतभेद। दूसरा अगर देखोगे दिल्ली सल्तनत को बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि एक मुस्लिम राज्य है, ठीक है, इसको लेकर के जैसे मैंने बताया। दूसरा इसको बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि वंशवादी है। दिल्ली सल्तनत क्या है, वे वंशवादी, वंश परंपरा पर चलते हैं, लेकिन हमें वंशवादी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वंश परंपरा तो हमें कहीं पर चलती दिखाई नहीं देती है। लेकिन कई सारे जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरिकन है, इसको वंशवादी, एक तो मुस्लिम राज्य बताते हैं, दूसरा इसको वंशवादी बताते हैं। कई सारे शासकों की अगर बात हो रही है, दिल्ली सल्तनत को भी बताते हैं विस्तारवादी नीति का पालन करते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों ने विस्तारवादी नीति का पालन नहीं किया था। लेकिन कुछ ही लोग थे जिन्होंने क्या किया था, जो विस्तारवादी नीतियां हैं उन्हीं नीतियों का पालन किया था। सभी शासकों ने अगर आप देखेंगे तो उस नीतियों का उन्होंने पालन नहीं किया। अगर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत को लेकर के जो विद्वान है, जो इतिहासकार हैं, बहुत सारे इतिहासकार को इसको वंशानुगत राज्य बोलते हैं। वंशानुगत यानी वंश परंपरा का राज्य है। तो वंश परंपरा का राज्य हमें कहीं दिखाई देता है, ठीक है, यानी वंशानुगत राज्य कई सारे लोगों ने इसको बोला। कई सारे इतिहासकार इसको केंद्रीकृत शासन प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत क्या है, केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज सिस्टम है पूरा, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या भाई, सेंट्रलाइज सिस्टम यानी केंद्रीकृत शासन प्रणाली है, ठीक है, इसको लेकर के बोला गया। और जैसे मैंने बोला कि इसको लेकर के कई सारे इतिहासकार जो बोलते हैं कि भाई एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसमें जो इस्लाम है या इस्लामिक कानून चलते हैं, इस्लामिक रूल चलती है, इसको इस्लामिक राज्य भी बोला है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार अगर आप देखेंगे तो इसको एक इस्लामिक राज्य मानने में कदापि स्टैंड नहीं, यानी मानते नहीं कि भाई एक इस्लामिक राज्य था, क्योंकि ज़्यादातर जो जनता थी क्या थी, हिंदू जनता थी, हिंदू मेजोरिटियन थे, मुस्लिम तो उतना ज़्यादा कम थे। शासक जरूर मुस्लिम था लेकिन जनता तो हिंदू थी। इस बात को लेकर के वंशानुगत राज्य को लेकर के है, इसको लेकर के प्रकृति है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत में साम्राज्यवादी नीतियां हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं, ठीक है, साम्राज्यवादी नीतियां, ठीक है। ये अगर इसकी हम नेचर की बात करें, नेचर की अगर बात करोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की नीति है। ज़्यादातर जो राजस्व है कहाँ से मिलता है, अगर आप देखेंगे कृषि उत्पादन ही सबसे ज़्यादा होता था। तो कृषि अगर आप एक कृषि राज्य है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। उसी प्रकार से व्यापार वाणिज्य, इस प्रकार से चीज़ें भी हमें दिखाई देती। व्यापार भी काफ़ी अच्छा खासा था दिल्ली सल्तनत में। वाणिज्य गतिविधियाँ जो थी वो भी अच्छी खासी हमें चलती थी। विस्तारवादी नीतियों का इन्होंने पालन किया। दिल्ली सल्तनत के जो नेचर है, प्रकृति की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की कट्टरता, कई सारे लोग इसको बताते हैं कि यानी इस्लामिक कट्टरवाद है। कई सारे इतिहासकारों की अगर मैं बात करूं तो कई सारे हिस्टोरिकन बोलते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो इस्लामिक कट्टरवाद है, यानी धर्म को लेकर के यहाँ पर हमें कट्टरता दिखाई देती है। तो धर्म को लेकर के अगर आप कट्टरता की बात करेंगे, सारे शासकों में धर्म को लेकर के कट्टरता नहीं रही, ठीक है, लेकिन कुछ शासक ऐसे रूलर थे। देखो हिस्टोरिकन बात करते हैं भाई, हर हिस्टोरिकन अपना अलग बात कहता है। तो हर इतिहासकार, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे इतिहासकार इसको वंशानुगत बोले कि भाई वंश परंपरा चलता है, जैसे जो शासक है उसका बेटा बनेगा, फिर इसको बेटा बनेगा, इसका बेटा बनेगा। तो ऐसा कहीं पर हमें दिखाई देता, कहीं पर हमें दिखाई नहीं देता वंशानुगत। उसी प्रकार से कई सारे इसको कट्टर इस्लामिक राज्य बोलते हैं। तो कट्टर इस्लामिक राज्य हमें कहीं पर दिखाई देता, कहीं पर नहीं। जैसे कई लोग बोलते हैं कि इसमें इस्लाम की शिक्षा ज़्यादा है, या इस्लामिक रूल या कानून या नियम कानून हमें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन हर जगह पर इस्लामिक रूल नियम हमें उतने ज़्यादा नहीं दिखाई देते। तो दिल्ली सल्तनत की जो राज्य की प्रकृति, आपको यही लिख करके आना है, ठीक है। पर जो थर्ड है, चैप्टर नंबर 3 में अगर आप जाओगे, क्षेत्रीय राज्य यानी क्षेत्रीय, यानी दिल्ली सल्तनत के समय जो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जैसे अगर आप देखेंगे मालवा है, जौनपुर है, बंगाल है, असम है, उड़ीसा है। उसी प्रकार से अगर आप पश्चिम और उत्तर में देखोगे तो कश्मीर है, राजपूताना है, गुजरात है, सिंध है, ठीक है, इसको लेकर के आ सकता है। इसमें अगर आप देखोगे जो क्षेत्रीय राज्य है, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन आ सकता है अगर एग्जाम में आएगा, यहाँ पर क्षेत्रीय राज्यों को लेकर के एक आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें मालवा की, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि मालवा कई बार आ सकता है। मालवा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, मालवा जो है वह राज्य, मालवा कहाँ पर है, एक तो वैसे नॉर्मली बता, मध्य प्रदेश में भाई मालवा पड़ता है, ठीक। मध्य प्रदेश का इलाका मालवा है, ठीक है। मालवा जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच का पठार है, ठीक है। सल्तनत काल में देखोगे तो मालवा एक स्वतंत्र राज्य बना। मालवा की स्थापना 1401 में हुसैन खां गौरी ने की थी। किसने की थी? मालवा की स्थापना हुसैन खां गौरी ने की थी, ठीक है। और मालवा एक स्वतंत्र शासक बना, ठीक है। बाद में अगर आप तो दिलावर खां की उसने उपाधि धारण की थी। मालवा के गवर्नर दिलावर खां ने सन 1401 से लेकर के 1402 में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और तथा स्वयं को मालवा का राजा घोषित कर दिया। यानी मालवा के राजा कौन घोषित हुए हैं अगर आप देखेंगे तो दिलावर खां है, ठीक है। ये खुद को क्या, मालवा का खुद को शासक घोषित कर देता। दिलावर खां ने अपनी पुत्री का विवाह खान देश के राजा फारूकी के बेटे अली शेर खिलजी के साथ किया। फारूकी की बेटी का विवाह अपने पुत्र
अल्प खां के साथ। इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसने राज्य को दक्षिण और पूर्वी सीमाओं की रक्षा में मदद की। भाई वैवाहिक संबंध स्थापित करके कह सकते हैं मालवा के जो शासक हैं दिलावर खां, इसने मालवा को देखो दिल्ली सल्तनत से कह सकते 1401 में इसने अलग कर दिया और खुद को कह सकते हैं मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मालवा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मालवा के बाद हमारा जो अगला है वो है जौनपुर। थोड़ा सा जौनपुर को मैं बता देता हूँ। देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, यानी जौनपुर की स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसकी सांस्कृतिक उन्नति के कारण इसे भारत का सही राज कहा जाता। अफीक के अनुसार गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना है। जौनपुर की कौन सी नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। जौनपुर कहाँ? यूपी का एक इलाका है। ये आपको अयोध्या और सुल्तानपुर की साइड आपको जौनपुर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। ठीक है, उसी जौनपुर की हम बात करें। और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने अगर देखोगे तो 1559 से लेकर के 1560 में उस समय जौनपुर की स्थापना की, जब दूसरे बंगाल अभियान पर गए थे। यानी बंगाल अभियान के तहत कह सकते हो कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बंगाल की। थोड़ी सी बात बंगाल की कर लेते हैं। तो बंगाल देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर भारत का राज्य बंगाल दिल्ली से काफी दूरी पर था और अपनी राजनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण काफी अलग था, क्योंकि दिल्ली का जो सुल्तान होता था ना वो बंगाल को अपने कंट्रोल में ले नहीं पाता था, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी, कम्युनिकेशन उतना ज्यादा होता नहीं था। तो बंगाल में जिसको भी गवर्नर बना करके भेज देते थे या जिसको वो खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता। भाई बंगाल में बड़ी समस्या ही थी। राज्य के गवर्नर ने इसका पूरा फायदा उठाया और जब केंद्र की सत्ता कमजोर होती थी तो खुद को राजा घोषित कर देता था बंगाल जो होता था। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे तो 1225 में इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए बंगाल के विरुद्ध उसने सैनिक अभियान चलाए। बलबन को बंगाल के गवर्नर तुर्गी बेग के द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिए लगभग 3 वर्षों का समय लगा। बंगाल पर दिल्ली के प्रभाव के विद्रोह को कुचलने में लगभग काफी समय। तो अगर बंगाल की बात करो तो बंगाल जो है दिल्ली से काफी दूर पड़ता है और बंगाल में जिसको भी दिल्ली के सुल्तान अपना कह सकते गवर्नर बनाते थे, क्या बाद में वो खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता था। और बंगाल की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत हो बार बार उसको वहां पर या बार बार वहां पर विद्रोह हो जाता, तो विद्रोह को कुचलने के लिए उनको बार बार जाना पड़ता था। और बंगाल में हमेशा देखोगे तो जिसको भी गवर्नर बनाया जाता था खुद को क्या कर लेता था? स्वतंत्र शासक यानी स्वतंत्र रूलर खुद को क्या कर लेते लोग? घोषित कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे इसमें कश्मीर या राजपूताना को तो सबको पता है कि राजपूताना जो है वो बिल्कुल अलग थे। यानी राजपूताना में हम किसकी अगर आप देखें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान देखोगे तो राजस्थान में अगर देखोगे तो बिल्कुल वो अलग थे, वो स्वतंत्र लोग थे। लेकिन बार बार दिल्ली के जो सुल्तान थे, जैसे हम बात करें खिलजी की बात करें तो खिलजी देखोगे उन्होंने राजपूताना पर कई बार हमले किए, राजपूताना को उन्होंने जीतने का प्रयास किया। खासतौर से हम यहाँ पर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के राजपूतों की बात करें तो राजपूताना को उन्होंने जीतने का प्रयास, लेकिन राजपूताना बार बार देखोगे तो कुछ राजपूत शासक ऐसे थे जो उन्होंने खुद को उन्होंने कंट्रोल कर दिया। कई सारे राजपूत शासक ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया या उनके साथ काम किया। ठीक है, राजपूताना इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता कौन से में? ये 3.4 में क्या है? राजपूताना, उत्तर पश्चिम के राजपूताना यानी जो राजपूत शासक हैं उनके वो मोस्टली क्या थे? स्वतंत्र शासक थे। ठीक है, वर्तमान में उत्तर भारत पश्चिम भारत के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात का एक भाग जो है उसको राजपूताना कहते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो रेगिस्तान है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों पर देखोगे उसकी हम बात करें। ठीक है, इनको कई बार दिल्ली के सुल्तानों ने जीतने का प्रयास किया है और बाद में यहाँ पर काफ़ी संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तो राजपूताना जो है बार बार दिल्ली के सुल्तानों को क्या करते थे? चैलेंज भी करते थे। और जैसे इल्तुतमिश अगर हम बात करें जो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो उसने राजपूताना को कई बार उसने जीत भी लिया है। ठीक है, देखिएगा जो नेक्स्ट चैप्टर है क्या है? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है? विजयनगर और दक्कन राज्य। यहाँ पर हमें विजयनगर और बहमनी को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विजयनगर की बात करते हैं। ठीक है, विजयनगर की जो स्थापना है 1336 में हरियर और बुक्का ने कर रखी थी। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में लोग क्या करते थे? नौकरी करते थे। यानी कह सकते हैं दिल्ली के जो सुल्तान हैं कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक ने हरियर और बुक्का को बोला था कि ऐसे बोला हरियर बुक्का एक जाओ तुम वहाँ पर यानी जा करके यानी उसको बोला था कि जा करके वहाँ पर एक इस्लामिक राज्य बनाना। आपको क्या बनाना है? इस्लामिक राज्य बनाना है। इनको भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, लेकिन ये लोग जाते हैं और वहाँ पर क्या करते थे? एक हिंदू राज्य की स्थापना करते थे। कौन? हरियर और बुक्का।
ठीक है, यानी एक स्वतंत्र, खुद को स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र रूलर उन्होंने घोषित किया। कब घोषित किया? हरिहर बुक्का ने 1336 में, किसको? दिल्ली से अलग होकर के। और वहीं पर कह सकते हैं राजवंश, जिसको हमको संगम वंश बोला जाता है या संगम वंश कहते हैं, ठीक है। इस राजवंश का उद्भव के संदर्भ में अनेक विचारधारा हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि वारंगल के काकताई सामंत थे और इसके पतन के बाद इन्होंने कंपली प्रदेश की सेवा की। देखो, हरिहर और बुक्का को लेकर के कुछ लोग बोलते कि ये सामंत थे, ठीक है, काकताई जो वंश था उनके सामंत थे और उन्होंने कह सकते विजयनगर की स्थापना की है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो हरिहर और बुक्का हैं उनको मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था कि जाकर के वहां पर एक इस्लामिक राज्य की स्थापना करनी है, और हरिहर और बुक्का ने कह सकते हैं उन्होंने इस्लामिक राज्य छोड़ करके वहां पर एक हिंदू राज्य की स्थापना कर दी और खुद को उन्होंने स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। अगर मैं बात करूं विजयनगर की, तो विजयनगर में अगर आप देखोगे तो विजयनगर की शुरुआत में अगर बात है तो विजयनगर में इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर आप विजयनगर देखोगे तो एक हिंदू शासक है, ब्राह्मणों का हमें यहाँ पर वर्चस्व शायद हमें ज़्यादा दिखाई देता है, ब्राह्मणों का वर्चस्व हमें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता पहले। और विजयनगर में अगर आप देखो जो कृष्णदेव राय हैं वो सबसे मजबूत शासक या इंपॉर्टेंट शासक या रूलर आप उनको कह सकते हैं, यानी कृष्णदेव राय, अरे जिनके बारे में आपने कहानियाँ भी बहुत सारी सुनी होंगी, कृष्णदेव राय। तो पुर्तगालियों के साथ देखोगे तो इनके अच्छे खासे संबंध है पुर्तगालियों के साथ। खास तौर से विजयनगर जो है, विजयनगर और बहमनी हमेशा लड़ते रहते थे, ठीक है। विजयनगर जो है, अभी हम बहमनी की बात करेंगे, तो विजयनगर और बहमनी जो है आपस में क्या करते रहते थे, हमेशा युद्ध लड़ते रहते थे, ठीक है। किसको लेकर के? दोआब को लेकर के। दोआब का मतलब होता है दो नदियों का मिलन। जहां पर दो नदी ना, जैसे मान लो कि एक नदी है गंगा, एक नदी है यमुना, और भाई जब गंगा यमुना का मिलन होगा वहां की जो जगह होती, जो मिट्टी होती, बहुत उपजाऊ होती है। इसलिए उपजाऊ क्षेत्र को, यानी आप लोग कह सकते हैं कि विजयनगर और बहमनी उपजाऊ क्षेत्र को लेकर के क्या करते रहते थे, हमेशा लड़ाई लड़ते रहते थे, ठीक है। और एक ऊपर विजयनगर है, बहमनी और विजयनगर, ऊपर बहमनी है, नीचे विजयनगर, ये आपस में क्या करते थे। बहमनी एक मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम शासक है उसमें। बहमनी बाद में देखोगे तो 5 भागों में बढ़ जाता है और विजयनगर रहता है, ठीक है। तो विजयनगर बहमनी आपस में कह सकते दोआब के लिए, यानी उपजाऊ क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। अगर मैं विजयनगर की बात करूं तो विजयनगर में जैसे पुर्तगालियों के साथ इनके संबंध है। कृष्णदेव राय की जब तक कृष्णदेव राय थे तब तक विजयनगर काफी अच्छा है, मजबूत शासक था। लेकिन विजयनगर में देखो जब कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है तब वहां पर एक कमजोर शासकों का, या कह सकते हो कि एक कमजोर शासकों का एक शुरू होता है, और वहां पर देखोगे फिर जो रूलर होते हैं बहुत हमें कमजोर दिखाई देते हैं। खास तौर से अगर हम दक्कन की बात करें तो दक्कन में अगर देखोगे तो बहमनी राज की स्थापना होती है, ठीक है। बहमनी की जो स्थापना की गई है उसकी अगर हम बात करते हैं तो बहमनी जो है, अगर आप देखेंगे तो इसकी जो स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना कह सकते हैं दिल्ली के जो अमीर थे, दिल्ली के अमीरों ने मिलकर के कह सकते हो कि बहमनी राज की स्थापना कर रखी है, ठीक है। बहमनी देखोगे, बहमनी 5 प्रदेशों में बटा हुआ है। कौन कौन से प्रदेश हैं? जैसे आप देखोगे बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, विदर्भ और बरार है, ठीक है। यानी बहमनी एक मुस्लिम राज्य है जो कि 5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। बहमनी को लेकर के आप क्या लिखेंगे? बहमनी अगर आ जाता है तो बहमनी लिए बताओगे कि बहमनी जो राज्य है 1538 में 5 भागों में कह सकते विभाजित। बहमनी की जो स्थापना अगर आप देखेंगे, इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। इसका नाम क्या है? अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या की है? इसकी स्थापना कर रखी है, ठीक है। और बाद में बहमनी है 5 भागों में बंट जाता है। और बहमनी जो है, बहमनी और विजयनगर हमेशा क्या करते रहते थे? आपस में लड़ाई लड़ते रहते थे। आपस में इनके खिलाफ क्या है? युद्ध चलता रहता था आपस में। अगर आप देखेंगे तो काफी इनके साथ रहता था। और दोआब को लेकर के रायचूर द्वार है, ठीक है, उसी रायचूर द्वार को लेकर के क्या करते रहते थे? आपस में हमें इनके साथ जो संघर्ष दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो इसमें जो है विजयनगर में धर्म और राजनीति, विजयनगर की अगर बात करो तो यहाँ पर हिंदू धर्म को मान्यता है, ब्राह्मणों का वर्चस्व है, मंदिरों का वर्चस्व हमें दिखाई देता है, ठीक है। ब्राह्मणों की जो भूमिका है बहुत अच्छी खासी भूमिका हमें दिखाई देती है। ब्राह्मणों की राजनीतिक भूमिका है, ब्राह्मणों की आर्थिक भूमिका है, ब्राह्मणों का वर्चस्व हमें दिखाई देता है। और जो मंदिर हैं, मंदिरों की संपत्तियां जो ज्यादातर हमें ब्राह्मणों के पास ही दिखाई देती है, यानी ब्राह्मण जो है उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्या है? हमें यहाँ पर राइट्स दिखाई देते हैं, ठीक है।
राजा की बात करें, राजा जो है वो मंदिरों का निर्माण करवाता है, मंदिरों की देखरेख करता है। और जो विजयनगर साम्राज्य है, अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि से ज़्यादा राजस्व उगाही करता है। साथ में यहाँ पर जो मंदिर है वो काफ़ी धनाढ़ मंदिर हमें दिखाई देते हैं, जिन पर ब्राह्मणों का वर्चस्व हमें दिखाई देता है। धार्मिक रूप से देखेंगे तो यहाँ पर जो नवरात्र का महीना होता है, यहाँ पर जो होता है वो काफ़ी बड़ा मनाया जाता था। यही ब्राह्मण जो है उनकी भूमिका हमें ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे कामकाज में, जैसे लिखा पढ़ी का काम है या राज्य का काम है, इसमें हमें ब्राह्मण ज़्यादा दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों को अगर देखोगे नौकरियों की बात करें तो उनको नौकरियां ज़्यादा मिलती थी। राजनीति में हमें ब्राह्मणों की भूमिका दिखाई देती है, यानी धार्मिक क्षेत्र में भी ब्राह्मणों का वर्चस्व हमें दिखाई देता है। राजनीतिक क्षेत्र यानी जो लिखा पढ़ी का काम है या जैसे लिखा पढ़ी का जितने काम है, नौकरियों में देखोगे तो ब्राह्मण हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो मंदिर हैं, जो मठ हैं, वहां पर भी ब्राह्मणों का वर्चस्व है। और राज्य की जो आय का स्रोत है वो कृषि है। दूसरा, मंदिर के जरिए भी आय के स्रोत क्या करते थे, ये लोग करते थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो 4.5 में क्या है, विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन। तो नयनकार व्यवस्था और आयागार व्यवस्था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको एग्जाम में लेकर के पूछा गया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बता, ठीक है। नयनाकार व्यवस्था देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में नयनकार व्यवस्था भी प्रचलन में थी। विजयनगर प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी अमर नायक प्रणाली। सेना नायक योद्धाओं को नायक या अमर नायक, देखो कह सकते हैं जो नयनकार व्यवस्था है, एक प्रकार के सेना नायक होते थे। क्या होते थे? एक प्रकार के सेना नायक होते थे, जो एक प्रकार से कह सकते शासन प्रशासन को देखते थे, प्रशासन या सेना को चलाते थे। उनको योद्धाओं में इनकी जातीय पहचान, कर्तव्य और अधिकारों को विशेषाधिकार के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। नयनकार के नायक क्या थे? भू सामंत थे, यानी इनको इलाके भी मिले थे, एक प्रकार के क्या थे, सामंत भी थे। ठीक है, इनको जमीन का टुकड़ा भी मिला था। ठीक है, जिस पर क्या करते थे, किसानों से खेती करवाते थे। ठीक है, किंतु बाद में उन्होंने अपनी राय में संशोधन करते हुए 1565 में नायकों को सैनिक मुखिया बताया है। ठीक है, और सैनिक जागीरें, इनको किस प्रकार की जागीरें मिलती थी? सैनिक जागीरें मिलती थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक महासंघ बनाया, जिसमें कई सरदार मिलकर के उन्होंने, अगर देखोगे नयनकार जो व्यवस्था है, एक प्रकार से ये लोग सामंत होते थे, इनको जमीन का टुकड़ा भी मिलता था, साथ में सेना में भी सहयोग करते थे और शासन प्रशासन को चलाने में भी इनकी मदद होती थी। ठीक है, इनको सैन्य शक्ति भी मिलती थी, अगर आप इनकी बात करेंगे। ठीक है, एक प्रकार से सामंत भी हुआ करते थे। ठीक है, इनको अगर आप देखोगे भूमि अधिकार और सैनिक अधिकार, ध्यान सुना, इनको भूमि अधिकार के साथ साथ सैनिक अधिकार यानी सैनिक राइट्स भी मिले हुए थे। किसको? नयनकार व्यवस्था में। ठीक है, जो ये ठीक है। उसके बाद आयागार व्यवस्था। आयागार की अगर बात करें तो गांव का प्रशासन चलाने के लिए एक इकाई है, उसको क्या बोलते हैं? आयागार। एक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको जरूर पढ़ करके जाना है। आयागार क्या है? गांव का जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए कमेटी जो बनती, 12-13 लोगों की एक कमेटी थी, जो प्रशासन था उसको चलाने के लिए आयागार बोलते हैं। यह व्यवस्था विजयनगर प्रशासन में आयागार के नाम से जानी जाती थी। इसमें कह सकते थे बहुत सारे लोग थे जो सेवा के बदले क्या देते थे, मुक्त भूमि मिलती थी। जैसे मान लो कि गांव में आप देखो, जैसे प्रधान है या जैसे लेखा जोखा करने वाले हैं, गांव का प्रशासन चलाने वाले हैं, गांव के जो कोतवाल हैं, ये लोग क्या करते थे, ये लोग नौकरी पर थे। यानी गाँव का जो पूरा प्रशासन है उसके चलाने के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी उसको क्या बोलते थे? आयागार व्यवस्था। ठीक है, और अगर इस व्यवस्था में एक देखोगे तो ये लोग जो नौकरी करते थे इनको क्या वेतन नहीं मिलता था, बल्कि वेतन के बदले में इनको क्या मिलती थी? भूमि मिलती थी, यानी इनको भी जमीन का टुकड़ा मिलता था। आयागार जो होते ग्राम के सेवक, यानी गांव की सेवा करते थे, या गांव के स्तर पर लेवल पर कर्मचारी होते थे। ठीक है, इनके अंतर्गत परिवार के समूह आते थे, जैसे मुखियागण जैसे रेड्डी होते थे, लेखागार जैसे मुखिया का काम ये करते थे, जैसे लिखाई पढ़ाई लेखागार का काम है, पहरेदार का काम है, इसका काम करते थे। गांव की देखभाल करते थे, गांव का जो भूखंड होता था वहां पर राजस्व इकट्ठा करते थे। ठीक है, लगान या इसकी बात करते थे, जैसे अन्य लोग हैं जैसे उनकी भी मदद करते थे। तो जो अगर आप देखेंगे आयागार क्या है, एक प्रशासनिक इकाई है जिसमें गांव के 10-12 या कह सकते 15-20 10-12 लोग ऐसे थे जो गांव का प्रशासन चलाने के लिए काम करते थे, और इनको रखा गया था राजा के द्वारा, और इनको जो ये सेवा देते थे यानी जो नौकरी करते थे उसके बदले इनको वेतन नहीं मिलता था, बल्कि उसके बदले इनको भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। ठीक है, नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में अगर आप देखोगे यहाँ पर हम अफगान और मुगल की बात करेंगे, प्रारंभिक मुगल। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बाबर के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो बहुत पूछा जाता था, शायद अब जब से नया कोर्स आया तब मैंने उसको देखा नहीं कि पूछा गया वो क्वेश्चन। भाई देखो, बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय पर राजनीतिक स्थिति कैसे? आप सबको पता कि दिल्ली में लोधी वंश है,
ठीक है। उसी प्रकार से राजपूताना में देखोगे तो राजपूताना में भी शासन चल रहा है, ठीक है। राजपूताना की बात करेंगे। दक्षिण में देखोगे तो वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य है, काम कर रहा है। बंगाल में देखोगे वहाँ पर अलग शासन है, ठीक है। तो बाबर के समय अगर आप देखो राजनीतिक स्थिति में, तो एक प्रकार से अगर हम बात करें तो जैसे महमूद शाह जो है वो शासन कर रहा था, ठीक है। दिल्ली में देखोगे, दिल्ली में कौन लोग शासन करें, आप सबको पता है कि वहाँ पर शासन उनका चल रहा था, लोधी वंश का, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर राजपूताना की बात करें तो वहाँ पर मेवाड़ शासक जो राणा सांगा, राजपूताना में एक बहुत बड़ा शासक राणा सांगा माना जाता था, ठीक है। राणा सांगा क्या करते थे, शासन कर रहे थे, ठीक है। उसी प्रकार से बंगाल, एक तो बंगाल, गुजरात, दक्षिण में कह सकते हो, ठीक है। उसी के पास राजपूताना में और दिल्ली में, यानी ये 4-5 ऐसे जगह थी जहाँ पर शासन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को क्या बाबर बताता है यहाँ की, जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली में उसने हमला किया जहाँ पर लोधी वंश शासन कर रहा था, ठीक है। जैसे आप देखोगे इब्राहिम लोधी को उसने हराया, तो लोधी वंश है। बाबर जब आक्रमण कर रहा था तब भारत में कौन कौन से क्षेत्रों पर कौन कौन शासन कर रहा था, तो वही मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में लोधी वंश, लिख लो चाहे, दिल्ली में लोधी वंश, ठीक है। राजपूताना यानी राजस्थान में राणा सांगा, ठीक है। गुजरात में मेहंदनी राय, गुजरात में मेहंदनी राय। बंगाल में बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में मैं बता देता हूँ, बंगाल में जो कर रहा था, बंगाल में शायद नुसरत शाह था, ठीक है, ठीक है। बंगाल में नुसरत शाह शासन करता था। और बाद में दक्षिण में देखोगे तो कृष्णदेव राय, ये 5 ऐसे शासक थे जो थे। और जब बाबर भारत पर आक्रमण करने वाला था तब भारत पर इन 5 वंश थे या राजवंश कह सकते हैं, जो क्या करते थे, शासन कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि केंद्र में लोधी वंश, गुजरात, मालवा, बहमनी और बंगाल और 2 हिंदू शासक थे, मेवाड़ और इसको लेकर के। तो जैसे दक्षिण में देखोगे 2 वंश है, एक तो मेवाड़, अगर आप देखोगे 2 वंश है, विजयनगर बहमनी भी था, दोनों थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो बाबर अपनी पुस्तक में लिखता है कि जो दक्षिण के जो शासक है, कृष्णदेव राय को सबसे मजबूत शासक को खुद को बनाता है, अपनी बुक में बताता है, ठीक है। तो बाबर जब आक्रमण करता है, इसको तो मैंने पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिखवा रखा है, इंडिया का मैप बना करके उसमें बना लीजिए, और कौन से इलाके पर कौन शासन कर रहा, कौन रूल कर रहा, ठीक है। शायद अगर आप चैनल की वीडियो में जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी कि बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीति स्थिति कैसे, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे खासे से हो जाएगा, ठीक है। बाबर ने किस प्रकार से भारत पर अपना अधिकार किया, तो आप सबको पता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बाबर ने 1526, ठीक है, 26 अप्रैल 1526 में डेट भी बता देता हूँ, पानीपत की जो पहली लड़ाई कब हुई थी, 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल में लड़ाई हुई 1526 में, ठीक है। तो जब ये लड़ाई हुई थी उसमें अगर आप देखेंगे जो पानीपत की, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में कौन कौन है, अगर एक तरफ से देखें बाबर की सेना है, दूसरी तरफ से देखें तो लोधी वंश के शासक है, ठीक है, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखोगे तो लगभग जो युद्ध होता है उसमें बाबर की जीत होती है, ठीक है। लेकिन बाबर इससे पहले भी भारत के कई इलाकों पर अगर आप देखेंगे तो आक्रमण कर चुका था। भारत के जो कई इलाके थे वहाँ पर उसके जरिए अगर आप देखेंगे तो उसने आक्रमण करा था, उन क्षेत्रों को भी उसने क्या कर लिया था, जीत लिया था, ठीक है। उन क्षेत्रों को भी उसने पहले जीत रखा था और बाद में आकर के वो दिल्ली पर क्या करता है, आक्रमण करता है। और दिल्ली पर जो आक्रमण करता है अगर आप उसमें देखेंगे तो दिल्ली पर जो उसने आक्रमण किया, पता है, युद्ध जब शुरू होता दोपहर भी नहीं हुआ था, इससे पहले उसने क्या कर लिया था, युद्ध को उसने जीत लिया था। और युद्ध जीतने के बाद अगर आप देखेंगे 1526 में जब जीतता है तो आगे चल करके फिर वो राणा सांगा के साथ उसका युद्ध, खानवा का युद्ध होता है। आगे चल करके वो 4 और प्रकार के युद्धों को लड़ता है और जिससे क्या करता है, वो मुगलों को यह प्रकार से भारत में अगर आप देखेंगे उनको मजबूती प्रदान करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, मुगल राजवंश को स्थापित करने में, ठीक है। हेलो, ये है कब होती है, 1530 में, ठीक है। 1530 में जब बाबर की डेथ हो गई तो उसका जो बेटा है, क्या नाम है, हिमायू, हिमायू को शासक बना दिया जाता है। हिमायू के 4 भाई हैं, ठीक है। पूरा जो राजपाट है 4 भाइयों में बढ़ जाता है, ठीक है। हिमायू शासक बनता है, रूलर बनता है, ठीक है, हिमायू शासक बनता है। जब हिमायू शासक बनता है तो अगर आप देखेंगे तो 1530 से लेकर के 1540 तक शासन करता है, लगभग 10 सालों तक। लेकिन इसी में एक शासक अगर आप देखेंगे जिनका नाम हम क्या, शेरशाह सूरी, ठीक है, क्या नाम उनका, शेरशाह सूरी, सूर वंश की स्थापना कर देता है। शेरशाह सूरी क्या अफगान है, ठीक है, क्या है, एक अफगान था, ठीक है। अरे जब शेरशाह सूरी ये क्या करता है, और क्या अगर आप देखेंगे इसको इन्होंने चंदेरी की युद्ध में, ठीक है, किसको,
हुमायूं को इसने हरा दिया था। और हुमायूं क्या है, भारत छोड़ करके कहाँ पर चला जाता है, पाकिस्तान यानी जो अफगानिस्तान का इलाका है वहाँ पर जाकर के शरण ले लेता है। लगभग अगर आप देखेंगे 1540 से लेकर के 1555 तक अगर आप देखेंगे तो भारत में मुगल वंश को कह सकते शेर शाह सूरी ने खत्म कर दिया था। शेर शाह सूरी की अगर मैं बात करूं तो 1540 से लेकर के 1545 तक शेर शाह सूरी ने शासन किया, लेकिन 1545 में शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है। तो उसके जो बेटे हैं वो शासक करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मजबूत नहीं थे या उतना ज़्यादा उनमें शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था शेर शाह सूरी जैसा, वो ज़्यादा लंबे समय तक सूर्यवंश को चला नहीं पाते हैं। और बाद में 1555 में हुमायूं फिर आता है और बाद में कह सकते हैं हुमायूं ने क्या करता है, जो सूर्यवंश है इसको पराजित करके फिर दोबारा यहाँ पर भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन जो हुमायूं है ना, हुमायूं एक दिन ना एक पुस्तकालय है, उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से जा रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, जो जैसे सीढ़ी बनी हुई थी, सीढ़ी से गिर गया। सीढ़ी से गिरते 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 इतना गिरा कि हुमायूं के सरों में बहुत चोट लगी और हुमायूं की डेथ हो जाती है। और हुमायूं की जब डेथ हो गई तो उसका जो बेटा है अकबर है, अकबर कह सकते हैं अल्पायु का था, यानी बहुत छोटा बच्चा था, यानी 12-13 साल की आयु में क्या होता है, अकबर को 1556 में अकबर को क्या बना दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है। ठीक है, तो हुमायूं को लेकर के अगर आप देखें तो भाई पिता की डेथ हुई 1530 में बाबर की डेथ के बाद सुल्तान तो बन जाता है, लेकिन देखोगे तो उसका शेर शाह सूरी उसको डिस्टर्ब करता है और भारत से भगा भी देता है। और भारत से जब उसको यहाँ से निष्कासित कर देता है, जब उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है तो लगभग जाकर के वो शरण ले लेता है कहाँ पर, अफगानिस्तान में या वहाँ पर पाकिस्तान में रहता। बाद में खुद को मजबूत करता है, सेना को मजबूत करता है, लोगों को मजबूत करता है, उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर बाद में जब यहाँ पर भारत में सूर्यवंश बिल्कुल कमजोर पड़ गया, तब भारत में आता है और तब आकर के यहाँ पर सूर्यवंश को चुनौती देता है, उनको हराता है और फिर दोबारा यहाँ पर भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और 1556 में जब बाबर आता है तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, सबको पता होगा पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है वो किसके बीच में लड़ी गई है, तो वहाँ पर अकबर की सेना है और साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो हेमू है, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। यहाँ पर हेमू बीच में कैसे आ गए, मैं थोड़ा सा हेमू के बारे में बता देता हूँ। ये जो सूर्यवंश था, ठीक है, सूर्यवंश का जो शासक था ना, ठीक है, सूर्यवंश चल रहा था, तो सूर्यवंश के जो जब यहाँ पर देखो सूरशाह शेरी की जब डेथ हो जाती है तो उसका जो बेटा जो शासन करता था, उसकी सेना में एक सेनापति है जिसे का नाम क्या है, हेमू, इसका हेमू ही नाम था। ठीक है, ये देखोगे इसको इतिहासकार बताते रेवाड़ी में ये वो बेचा करता था, जिसको हम नमक बेचा था, नमक व्यापारी था ये, यानी ताकत थी, क्षमता थी, इसमें सैन्य गतिविधि थी। तो जो शेर शाह सूरी का लड़का था, ठीक है, इसको सेना में ले लिया और सेना में आकर के इसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, कई सारी इसने विजय को प्राप्त किया और बाद में आगे चल करके शेर शाह सूरी क्या होता है, लगभग 5-6 महीने के लिए शासक बना। कितने महीने के लिए, लगभग 5 से 6 मंथ, इतना शायद ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, शायद 4 से 5 महीने हुआ होगा, ये शासक बन जाता। कौन बनता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और बाद में इसरो को देखोगे तो इसने उपाधि भी धारण की थी, विक्रमादित्य की इसने भी उपाधि धारण करता है। जब हेमू शासक बन जाता है तब क्या होता कि जो अकबर है, अकबर काफ़ी छोटा है, ठीक है, काफ़ी अल्पायु का था, काफ़ी छोटा था। और पानीपत की जब दूसरी लड़ाई होती है तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में अगर देखो हेमू की सेना बहुत मजबूत सेना है, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या थी, हेमू हाथी पर लड़ रहा है और क्या होता कि एक तीर आता है अचानक, ठीक है, अरे भाई पानीपत की दूसरी लड़ाई में, और आप देखोगे तो बिल्कुल अबुल फजल लिखते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई बिल्कुल हार चुके थे अगर देखोगे मुगल। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि एक तीर आता है और एक तीर आकर के सीधा हेमू की जो आंख है ना, आंख देखोगे, आंख जो होती है आंख के बिल्कुल अंदर घुस जाता है और जब आंख में उसके तीर घुस जाता है तो हाथी पर बैठा है, हाथी के नीचे से तुरंत हौदे में गिर जाता। हौदा मतलब होता है जिसमें पानी भरा होता। जब हौदे में गिर जाता तो सेना में भगदड़ मच जाती है और सेना को लगता है कि हेमू मर गया है। और हेमू की मरने की खबर पा करके हमें क्या देखने मिलता है कि पूरी सेना में भगदड़ मच जाती है। और वहीं पर कह सकते हैं कि एक तीर का लगना और पानीपत का जो सेकंड बैटल है, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हार जाता और बल्कि युद्ध को बली भांति से जीत रहा था। अचानक गलती से क्या एक तीर आकर के, क्योंकि मुगलों की सेना में तीरंदाज थे, तीरंदाजों ने जब तीर मारा आकर के सीधा हेमू के डायरेक्ट आंख में लगता है और हौदे से, यानी क्योंकि वो हाथी पर बैठा है और हाथी के हौदे से डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। और उसी समय कह सकते हैं जो मुगल सैनिक थे हेमू को उठाते हैं, बाद में हेमू को लेकर जाते हैं, बाद में हेमू का गला भी कटवा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होती हैं।
ठीक है, इस प्रकार से। तो कह सकते हैं हेमू के बारे में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई, इसको मैं थोड़ी सी बता देता हूं ताकि आपको पता है ये रीजन क्या था, ठीक है। वैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई बिल्कुल जीत चुका था, ठीक है, या कह सकते हैं मुगल हारने की कगार पे खड़े हुए थे, लगभग मुगल हार ही चुके थे, ऐसा लगता नहीं था। बल्कि इस बात को अगर देखोगे तो अबुल फजल, जो इतिहासकार है अबुल फजल, खुद लिखता है और कहता है कि मुगल पूरी तरीके से लड़ाई को हार चुके थे, ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि पहली स्टार्टिंग यानी हेमू ने इतना बड़ा हमला किया था, क्योंकि हेमू की सेना बहुत बड़ी सेना थी, ठीक है, और हेमू बहुत लड़ाकू व्यक्ति था, लेकिन हाथी पर बैठा हुआ था और हेमू लड़ नहीं रहा था, बल्कि अपनी सेना का उत्साहवर्धन कर रहा था। और उसी समय में गलती से एक तीर आके लग जाता है और पूरी जो कह सकते हैं पानीपत की जो सेकंड बैटल है, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, हार का कारण बन जाती है। क्योंकि वो अपने, देखो एक चीज मैं बता दूं, देखो चाहे चेस का गेम हो, शतरंज के गेम में अगर राजा मर गया, यानी अगर राजा मर गया तो खेल खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से युद्ध के मैदान में अगर राजा को कोई दिक्कत हो जाती तो पूरी लड़ाई वहीं पर हार जाते हैं, और कह सकते हैं वहीं पर पानीपत की दूसरी जो बैटल है मुगल उसको जीत जाते हैं। वहीं से अगर आप देखो मुगलों की स्थापना हो जाती है, ठीक है। हेलो, सेकंड टाइम में चैप्टर नंबर 6 में अगर आप देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 में क्या है, मुगल साम्राज्य अकबर से लेकर के औरंगजेब तक, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं जो 6.2 है, सत्ता की राजनीति में बैरम खां का संरक्षण काल। देखो यहां पर अगर मैं बता दूं एक चीज, आप सबको देख लेना, ठीक है। 1556 में जब अकबर को शासक बनाया जाता है तो उसका संरक्षक, यानी संरक्षक का मतलब समझते हो कि भाई अकबर छोटा है तो कैसे उसको, भाई उसमें ज़्यादा बुद्धि और दिमाग है नहीं, तो उसका बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया जाता है। देखो शासक जो है अकबर बनता, लेकिन जो सारे फैसले थे, कोई भी डिसीजन में लेना हो, चाहे राजनीतिक फैसला लेना हो, चाहे धार्मिक फैसला लेना हो, कहीं पर युद्ध करना, कहीं पर लड़ाई करनी हो, सारे फैसले कौन लेता था, बैरम खां लेता था। बैरम खां एक प्रकार से कह सकते हो कि बादशाह अकबर था, लेकिन सारे फैसले कौन करता था, बैरम खां करता था। और बैरम खां तो आगे चलकर खुद तो बादशाह ही समझने लग गया। अरे भाई बैरम खां खुद को क्या बादशाह समझ ले। बाद में देखो बैरम खां के खिलाफ ही अकबर ने आंदोलन कर दिया था, ठीक है। तो बैरम खां का जो संरक्षण काल है 1556 से लेकर के 1560 तक, यानी 4 वर्षों तक देखोगे, जब अकबर अल्पायु का था, अल्पायु का मतलब छोटी आयु का था, ठीक है, तो उसको संरक्षक बनाया गया था। लगभग 4 वर्षों तक, 1556 से लेकर के 1560 तक, यहाँ पर अगर हम जो देखते हैं कि बैरम खां क्या करता है, संरक्षक करता है। और लास्ट में अगर आप बैरम खां को लेकर के देखेंगे, बैरम खां वो उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि बैरम खां को लेकर के बाद में बहुत ज़्यादा आरोप लगते कि वो खुद शासक बनना चाहता था। क्योंकि बैरम खां, मैं लास्ट वाकया बता देता हूँ क्या हुआ था यहाँ पर। लास्ट में पता है अकबर, क्योंकि जो लोग शासन करते थे पता कहाँ करते थे, ये लोग रहते थे आगरा में, ठीक है। अकबर जो शासक है, अकबर कहाँ पर शासन करता है, अकबर की राजधानी आगरा है, ठीक है। बाद में आगरा से राजधानी को दिल्ली लेकर के आया जाता है, ठीक है। राजधानी दिल्ली से आगरा चली गई है, ठीक है। तो आगरा में रहते थे, तो आगरा में रहते थे लोग। और जो अकबर है, अकबर ने खुद को जो शासक घोषित किया था वो दिल्ली में आकर के किया था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर आगरा में करूंगा तो ऐसा मैं शायद कर भी नहीं पाऊंगा। अकबर बहाना बना करके, कोई बहाना बना करके बैरम खां से बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, और दिल्ली में आकर के बोलता है कि मैं ही मुगल बादशाह हूं, बैरम खां कोई कुछ नहीं है, और मेरी बातें ही क्या होंगी, सर्वमान्य होंगी। यानी खुद को आकर के खुद को स्वतंत्र शासक अगर घोषित, इसको पूरी तरह खत्म कर देता बैरम खां को। क्योंकि बैरम खां एक प्रकार से लोगों को लगता था कि वो पूरे शासन को, राजनीति में उसका हस्तक्षेप, यानी उसका हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया था बैरम खां का, ठीक है। जो खटकता था बाबर यानी अकबर को लेकर के, अकबर कुछ कहता था लेकिन बैरम खां उसको मानता नहीं था, कई बार मानता है, अपनी मनमानी करता था, इस प्रकार के। तो ये लगभग 4 वर्षों तक अगर आप देखेंगे तो बैरम खां का जो संरक्षण काल है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा ना। उसके बाद अगर देखोगे इसमें एक चीज और आता है कि मुगल राजपूत संबंध, ठीक है। मुगल राजपूत जो संबंध है, मुगलों के साथ राजपूतों के संबंध कैसे रहे, तो भाई मुगलों के जो संबंध है राजपूतों के साथ काफी अच्छे। अकबर के समय अगर बात हो गई तो काफी अच्छे संबंध है। अकबर के समय तो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बने, अकबर ने तो शादियां भी राजपूतों घरानों में कर ली, ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसे राजपूत थे जिनके साथ अकबर ने युद्ध लड़ाई लड़ी। कुछ राजपूतों ने खुद ही समर्पण कर दिया, डर गए, इतना डर गए कि आकर के समर्पित कर दिया। तो यानी राजपूतों के साथ अगर आप देखोगे तो मुगल राजपूत जो संबंध है, अकबर के समय में हमें मुगल राजपूत संबंध बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। इनके साथ इनके वैवाहिक संबंध हमें दिखाई देते हैं, राजनीतिक संबंध हमें दिखाई देते हैं। वैवाहिक संबंध में देखोगे कि खुद ही अकबर ने अपनी शादी राजपूत घराने में की, ठीक है, ताकि उनके साथ अच्छा रिलेशन बन सके। क्योंकि राजपूत एक बड़ी पावर, एक बड़ी शक्ति के रूप में माने जाते थे। राजपूतों को हराना इतने, अरे मुगल चाहे बहुत बलवान थे भाई, मुगल सत्ता थी, बादशाह खुद थे, शासक इतने बड़े रूलर थे, लेकिन कह सकते हो कि
जो राजपूत हैं, राजपूताना को चैलेंज करना बहुत बड़ी है, इसलिए कह सकते हैं उन्होंने एक रणनीति के तहत राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कुछ ऐसे राजपूत थे शायद उनके साथ आना नहीं चाहते थे, ठीक है, उनके साथ कह सकते हैं उन्होंने युद्ध भी लड़ा। कुछ ऐसे राजपूतों ने खुद ही समर्पण कर दिया। तो मुगल राजपूत जो संबंध है वो अकबर के शासनकाल में हमें ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। उसी में एक चीज और आता है कि मुगल मराठा संबंध, ठीक है। ये मराठा संबंध अगर आप मुगल मराठा संबंध हमें अगर देखो औरंगजेब के शासनकाल में दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब जब शासन कर रहा था उस समय जो मराठा हैं वो बार बार मुगल सल्तनत को चैलेंज कर रहे थे, ठीक है। और लंबे समय तक भी इतिहास में आपने देखा कि जो औरंगजेब है जाकर के मराठा को शांत करने में या मराठाओं के साथ युद्ध करने में उसका बहुत बड़ा समय बीत जाता, इसलिए वो दिल्ली पर ध्यान भी नहीं दे पाता। एक चीज मैं बता दूं, जब औरंगजेब शासक बना तो औरंगजेब के शासक बनते ही मराठाओं की तरफ से बहुत विद्रोह होते थे, क्योंकि मराठा जो है खुद को स्वतंत्र शासक यानी अपना अलग राज्य बनाना चाहते। साथ में उधर बिदर है, बरार है, इनके साथ भी काफी टेंशन होती थी। तो दक्षिण जो है यानी दक्कन का जो इलाका है, मुगल जो थे दक्कन के इलाके में बहुत अनफील सेफ नहीं था, यानी मुगलों की स्थिति देखोगे तो दक्कन में स्थिति कमजोर पड़ी। साथ में मराठा एक बड़ी पावर के रूप में उभरे, तो मुगलों के चुनौती पेश कर रहे थे। तो कह सकते हैं कि ज्यादातर जो समय था, अगर आप औरंगजेब को देखेंगे तो ज्यादातर समय औरंगजेब कहां पर लगाता था, वो दक्कन में ही लगाता था। और इसीलिए क्योंकि मराठा को कंट्रोल करने में, ठीक है, मराठाओं के साथ युद्ध करने में वहां पर ज्यादा आगे चल करके इसी में अगर मैं पढ़ाऊंगा मुगलों का पतन का कारण भी यही मिला, क्योंकि अरे भाई एक बात बताओ, जब आप ज्यादा से ज्यादा समय दिल्ली छोड़ करके आप दक्कन में रहोगे, मराठाओं के साथ युद्ध करते रहोगे, तो दिल्ली में स्थिति आपको खराब हो जाएगी, वही मुगल के पतनों का कारण बना। तो इसे अगर देखो इस चैप्टर में देखोगे तो मुगल राजपूत संबंध, मुगल मराठा संबंध, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। साथ में इसमें एक और क्वेश्चन जो खूब पूछा जाता है, मुगल साम्राज्य के पतन बताओ। भाई मुगलों के पतन का कारण क्या है, पॉइंट पॉइंट बोल रहा हूं, लिख लेना। पहला पतन का कारण क्या है कि मुगलों के पतन का पहला कारण है कमजोर शासक। जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद जितने शासक हैं सारे कमजोर शासक हैं। कृषि व्यवस्था का पतन हो जाना, पहले जब शासक मजबूत था तो अच्छी खासी खेती होती थी, लेकिन कृषि संकट आ गया, ये भी मुगलों का पतन का कारण है। तीसरा कह सकते कि औरंगजेब की नीतियां खराब थी। औरंगजेब की अगर मैं नीतियों की बात करूं तो इतना ज्यादा कट्टरता भरी हुई थी, या इस्लामिक रूल चलाता था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, मुगलों का पतन का कारण था। तीसरा कह सकते हो औरंगजेब के द्वारा लंबे समय तक दक्कन में लगे रहना या दक्षिण में समय देना, दिल्ली की स्थिति कमजोर हो गई। दूसरा, मुगलों की जो सत्ता है वो केंद्रीय की शासन प्रणाली है। देखो भैया, जहां पर भी केंद्रीय की शासन प्रणाली होती है, अगर वहां पर राजा कमजोर पड़ा तो सारी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि सेंटर देखो, जैसे मान लो अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, औरंगजेब थे, ये बहुत मजबूत शासक थे। लेकिन जब औरंगजेब की डेथ हुई तो वहां पर कमजोर शासक आए और दिल्ली सल्तनत को मजबूत, क्योंकि पूरा सेंटर से ही सारा सिस्टम चलता था दिल्ली से। अब दिल्ली में जब राजा ही कमजोर रहेगा तो उसकी कोई बात ही नहीं मानेगा, यानी ये हो गया। दूसरा, मुगलों के पतन का कारण क्या है, कई सारे राज्यों ने, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे बंगाल है, अवध है, मैसूर है, हैदराबाद है, सिंध है, पंजाब है, इन्होंने मुगलों से अलग होकर के स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, ये भी मुगलों का पतन का कारण है। सेना का पतन हो गया, यानी मुगल सेना में भ्रष्टाचार आ जाना, करप्शन आ जाना, मुगल सैनिकों का आलसी हो जाना, ये भी पतन का कारण बना, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं यहां पर जो मनसबदारी थी, अंधाधुंध मनसब बटे, जो लोग मनसब के हकदार भी नहीं थे उनको भी मनसब और जागीरदारी मिल रही थी। तो मुगलों के पतन के क्या है, 5-6 रीजन है, 5-6 कारण है, पॉइंट है, और इन्हीं पॉइंटों को लिखना है और उन्हीं को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन कर देना है। और इसी के जब भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है, मुगल साम्राज्य के पतन बताओ, तो मुगलों के पतन का कारण क्या है, जितने पॉइंट है, लगभग 7-8 पॉइंट है, इसी को सारे पॉइंट लिखना और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर प्रशासनिक संरचना, यानी मुगलों की और दिल्ली सल्तनत में भैया प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो सबसे पहले अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो सुल्तान था, आप सबको पता होगा कि जहां पर भी राज सत्ता होती है वहां पर देखो, दिल्ली सल्तनत में अगर प्रशासन की बात करेंगे तो जो सुल्तान है वो सर्वशक्तिमान है, यानी कह सकते हो उसके पास मिलिट्री पावर है, उसके पास सैनिक पावर सारी होती थी, या उसको अगर देखोगे, अगर वो सेना का भी प्रधान होता था, या धार्मिक मामलों का भी प्रधान होता था, या वित्त मामलों का भी प्रधान होता था, यानी जो शासक या सुल्तान है वो सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा पद प्रशासन का। सबसे जैसे अगर बात करूं प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री की पोस्ट है सबसे बड़ी पोस्ट होती, उसी प्रकार से कह सकते दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन था उसमें नंबर 1 पर सुल्तान है, ठीक है।
सर्वोच्च शक्ति वो है। दूसरा जो है विजारत, दीवाने विजारत, लिख लो वित्त विभाग, इसको क्या बोलते हैं, वित्त विभाग। दीवाने विजारत में क्या होता था, राजस्व कितना लिया जाएगा, राजस्व कितना लेना है, भूमि का या राजस्व जो कलेक्शन होता था वो दीवाने विजारत के जरिए किया जाता था। जो भी राजस्व, कितना राजस्व आएगा, कितना राजस्व जाएगा, यानी पैसे की जो आमदनी है या पैसे का जो लेन देन है, उसके लिए दीवाने विजारत डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। दीवाने विजारत मतलब कह सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी वित्त विभाग हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। तीसरा दीवाने अर्ज। ठीक है। दीवाने अर्ज की अगर बात करोगे तो एक सैनिक विभाग था। ठीक है। यहां पर देखोगे सेना से रिलेटेड जो मामले होते थे उसको देखा करता था। एक मिनट रुकिएगा। सैनिक विभाग होता था और इसका जो प्रधान होता था आरजे मुमालिक होता था, यानी सैन्य विभाग। उसके बाद अगर देखो दीवाने इंसा, दीवाने इंसा जो शाही पत्राचार विभाग होता है, यानी जो पत्र भेजे जाते थे, जो लेटर भेजे जाते थे, उनके काम करता था दीवाने इंसा। बरीद मुमालिक, बरीद मुमालिक अगर देखो एक गुप्तचर विभाग होता था, जो गुप्तचर होते थे उनके विभाग को बोला जाता था। दीवाने रसातल, यानी न्याय विभाग को क्या बोला जाता था, दीवाने रसातल, यानी जो काजी या जो होता था उस प्रकार से, यानी दीवाने रसातल जो था, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये न्याय की काम बात करता था। इसका प्रधान देखोगे सदर उल सदर होता था, जो काजी मुमालिक होता था, यानी सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी होता था। अगला देखेंगे दासों के लिए या कारखाने बनाए गए थे। अगर दिल्ली सल्तनत में देखोगे दास विभाग भी था, जो दास यानी जो मजदूरों को, दास में महिलाएं पुरुष दोनों होते थे। ठीक है। दासों को लेकर के दास विभाग भी बना था। कारखाने जो बने हुए थे, जैसे मुगल जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो बादशाह है या जो सुल्तान है, उसके जो घर के लोगों के सामान है या उनको खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो कपड़े लगते हैं, उनको बनाने के लिए अलग से कारखाने बनाए गए थे। तो अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर एक जज किए, दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय प्रशासन सबसे ऊपर सुल्तान है, सर्वोच्च शक्ति इसी के पास है। दूसरा है विजारत, वित्त विभाग है, या राजस्व देना, राजस्व की आमदनी कितनी होगी, लैंड रेवेन्यू के सारे मामले वित्त विभाग दीवाने विजारत देखता है। दीवाने अर्ज सैनिक विभाग होता था, सेना का संगठन होता था। अन्य मामलों की अगर बात करें तो देखिएगा दीवाने इंसा शाही पत्राचार विभाग होता था, लेटर जो चिट्ठी भेजी जाती थी। बरीद मुमालिक जो होता था एक गुप्तचर विभाग होता था। और दीवाने रसातल एक प्रकार का न्याय विभाग होता था। ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत की क्या है, प्रशासनिक या केंद्रीय संरचना है। ठीक है। उसके बाद अगर देखिएगा दिल्ली सल्तनत का जो प्रांतीय और केंद्रीय प्रशासन है, तो अगर प्रांतीय प्रशासन की बात करूं तो प्रांतीय प्रशासन में देखोगे तो प्रांतीय प्रशासन भी पूरी तरीके से उसी प्रकार से ही चलता था जिस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन चलता था। लेकिन प्रांतीय प्रशासन में अगर आप देखेंगे तो गांव के स्तर पर चौधरी होता था, वो देखता था। ठीक है। गांव के प्रशासन इकाई को चौधरी देखा था। चौधरी के अलावा गांव में अगर आप देखोगे तो खेत है, मुकद्दम है, पटवारी है, इस प्रकार के लोग भी हुआ करते थे। ठीक है। प्रांतों की अन्य प्रशासनिक इकाई में देखोगे न्याय विभाग का केंद्रीय स्वरूप होता था। प्रांतों में काजी जो होता था न्यायालय को देखता था। कौन देखता था, प्रांतों में जो काजी होता था न्यायालय को देखता था। कोतवाल जो है कानून की व्यवस्था को देखता था। ग्राम पंचायत द्वारा गांव के स्तर पर दीवानी और संपत्ति, यानी गांव के स्तर पर ही, जैसे कोई लड़ाई का मामला है या जमीन विवाद है, वो गांव के स्तर पर ही निपटाया जाता था। ठीक है। उसके बाद जो देखिएगा हमारा जो अगला है मुगलों के अधीन केंद्रीय प्रशासन, यानी जो मुगल शासक हैं उनमें क्या, तो सबसे पहले सम्राट है। वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर सुल्तान था, यहाँ पर सम्राट है। सम्राट क्या है, सर्वोच्च शक्ति होती थी। ठीक है। अगर मुगलों की बात करेंगे जो सम्राट होता था वह सर्वोच्च शक्ति होती थी, पूरा राज्य उसी के नियंत्रण में होता था। उसके पास न्यायिक और सैनिक शक्तियां, सारी प्रकार की शक्तियां उसी में होती थी। वकील और वजीर, वजीर कह सकते हैं एक प्रकार से, अगर आप देखो प्रधानमंत्री यानी सेकंड जो पोस्ट होती थी उसको हम कह सकते हैं। वजीर का पद दिल्ली सल्तनत में अफगान के शासकों के जरिए आया था। ठीक है। देखो सम्राट सबसे बड़ा पद होता था मुगलों में, उसके बाद जो वजीर होता था, वजीर दूसरा सबसे बड़ी पोस्ट होती थी। दीवाने कुल, अगर मैं बात करूं दीवाने कुल क्या होता था, दीवाने कुल का मुख्य दीवान था। यह राजस्व और वित्त विभाग, दीवाने कुल क्या है, यह एक राजस्व विभाग था मुगलों में। ठीक है। अकबर के दीवान राजस्व शक्तियां सौंपकर दीवान के कार्य को सीधे। मीर बख्शी देखोगे सेना के प्रशासन को देखा था, यानी जो मीर बख्शी होता था, सेना को क्या चाहिए, सेना की खाद्य सामग्री, सेना के गोले बारूद या सेना का जो साज सामान है उसकी कौन देखा रेख करता था, मीर बख्शी। सदर उल सुदूर जो है ये पुरोहित होता था, या कह सकते हैं धार्मिक मामलों को जो देखता था वह सदर ही देखता था। ठीक है। काजी जिसको कह सकते हैं ये देखता था। मीर सांभा शाही कारखानों का प्रभारी होता था। ठीक है। काजी उल कुजात, काजी एक प्रकार का न्यायाधीश होता था जो इस्लामिक कानून के अनुसार क्या करता था, फैसले सुनाता था। ठीक है। तो दिल्ली का
प्रशासन कैसा है और मुगलों का प्रशासन कैसा है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुगलों के प्रशासन में देखेंगे तो प्रांतीय प्रशासन में जैसे प्रांतीय दीवान होता था, दीवान एक प्रकार से दोनों प्रकार के मामले देखता था। दीवान चाहे देखोगे वो सैनिक मामले भी देखता था और दूसरा मामले प्रशासनिक मामले भी देखता था दीवान, ठीक है। दूसरा बक्सी होता था और जैसे गुप्तचर सेवा होती या डाक विभाग होता था, ठीक है। उसी प्रकार से स्थानीय प्रशासन में सरकार एक प्रकार से जिला होता था। जिला को जैसे आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, उसी प्रकार से सरकार होती थी, ठीक है। परगना यानी जैसे आज ब्लॉक होता है उसी प्रकार का परगना होता है, ठीक है। थाना या थानेदार, थाना जो थानेदार होता था ये सैन्य शक्ति इसके पास होती थी। सैन्य शक्ति के साथ साथ ये प्रशासन को भी देखता था, जो थाना या थानेदार होता था मुगलों में, ठीक है। तो लगभग अगर आप इसमें देखेंगे यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे 7.4 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 7.7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको करके जरूर जाना। उसी के साथ देखिएगा 7.8 जो मैंने बताया है, जो मैंने बताया यही सारा आता है। और ये जो नाम लिख रखे हैं इन्हीं की सारी आपको हेडिंग बनानी है और इन्हीं हेडिंग को 4-4, 5-5 लाइन आपको एक्सप्लेन कर देना। ये कौन होते थे, क्या काम करते थे, इनका वर्क क्या था, इनका काम करने का तरीका क्या था, यही सारी बातें आपको लिख करके बतानी होंगी, ठीक है। हेलो, चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? दिल्ली सल्तनत का सैन्य संगठन। देखो दिल्ली का जो सेना थी, दिल्ली की सेना में क्या क्या होता था, लिख लो पॉइंट। दिल्ली की सेना में सबसे पहले पैदल सैनिक, दूसरे में होते थे घुड़सवार सैनिक, ठीक है, जो घोड़े पर चलते थे। तीसरे पर होते थे हाथी सैनिक, जो हाथियों पर चलते थे, ठीक है। राजा होता था जो बादशाह सुल्तान होता था, इसके साथ भी कुछ सैनिक चलते थे। सुल्तान के कुछ सैनिक होते थे। किस प्रकार से सैनिक होते थे? 4 प्रकार के। पहले अगर आप देखोगे तो पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक, हाथी सैनिक, इस प्रकार से। और राजा के साथ भी सेना चलती थी, राजा के भी सैनिक हुआ करते थे। तो मुगल जो दिल्ली सल्तनत का जो सैन्य संगठन है कुछ इस प्रकार का होता था, ठीक है। क्लियर है? हेलो, जो अगला अगर देखोगे मुगलों का सैन्य संगठन। मुगलों के सैन्य संगठन में अगर मैं बात करूं तो जो मुगल हैं, मुगलों के सैन्य संगठन में पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और तोप खाने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई होती है तो वहाँ पर भी बाबर जो जीत दर्ज करता है, ज़्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि उसने तोपों का प्रयोग किया था, बारूद का प्रयोग किया था, इसलिए शायद वो पानीपत की पहली लड़ाई को जीतने में कामयाब हमें बाबर दिखाई देता। यानी मुगल में देखोगे तो मुगलों की सेना में सिर्फ एक परिवर्तन है, यहाँ पर तोप खाने आ जाते। दूसरा, नौ परिवहन विभाग भी था, अन्य अधिकारी गण भी होते थे जो सेना को देखा करते थे। तो मुगलों की सेना कैसे, मुगलों का सैन्य संगठन और दिल्ली सल्तनत का सैन्य संगठन कैसा है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से जरूर कर देना। देखो दिल्ली सल्तनत में सिर्फ तोपों का प्रयोग नहीं होता था और मुगलों में तोपों का प्रयोग या बारूद का प्रयोग होने लगा था। यही सेना में थोड़ा सा चेंज है। मूलतः सेना एक जैसी ही थी, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई देता। सिर्फ तोपें या तोपचियों का प्रयोग, जो तोपों को चलाते हैं उनको तोपची बोलते थे। तो तोपची सैनिक होते थे, मुगलों में होते थे, बल्कि दिल्ली में तोपों का प्रयोग हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। व्यवस्था इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम में आ सकता है, इसको जरूर करके जाना है। देखो मनसब क्या होता है, सुनो मेरी बात से। देखो मनसबदारी को अकबर ने चलाया था, ठीक है, अकबर के द्वारा मनसबदारी चली। मनसब आखिर होता क्या? देखो एक चीज बता दूं, जैसे अकबर के यहाँ पर, जैसे मुगलों के यहाँ पर, जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग काम करते थे। जैसे मान लो कोई वित्त विभाग में काम करता, कोई सेना में काम करता है, कोई अलग अलग काम करता। मनसब का मतलब होता था, जैसे मान लो तुम अकबर या राज दरबार में नौकरी करते हो या तुम कोई जॉब करते हो, ठीक है, उनके यहाँ पर, ठीक है, तो आपको एक मनसब मिलता था, यानी कुछ आपको ऊपरी भत्ते या ऊपरी पैसे मिलते थे, ठीक है। मनसबदारी में क्या होता था कि मनसबदारी में राज्य के द्वारा, यह कह सकते हैं राज्य के द्वारा आपके कुछ पैसे मिलते थे, आपको घोड़े रखने होते थे और सैनिक, ठीक है। घोड़े और सैनिक रखने के लिए आपको जो पैसा मिलता था उसी को हम क्या बोलते हैं? मनसब बोलते हैं। मनसबदारी के जरिए कह सकते हैं कि जो अकबर था उसने अपनी सेना को मजबूत करने का काम किया। देखो राजा सेना रखे, बहुत बड़ी सेना रखे तो वैसे नहीं होता था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मुगलों ने क्या किया था, अकबर ने मनसबदारी चलाया। मनसबदारी में क्या किया, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे अधिकारी होते थे, तो हर अधिकारी को कुछ पैसे मिलते थे, भाई घोड़े रखते थे। और यहाँ पर जो घोड़े रखा जाता था उनको क्या बोला जाता था? जात और सवार। जात का मतलब समझते हो, यानी आपको इतना पैसा मिलेगा, यानी जिसकी जैसी पोस्ट होती थी उसी के अनुसार उसको उतना
पैसे मिलते थे, एक्स्ट्रा बैजेज मिलता था, और उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होता था कि जैसे मान लो कि आपको 2000 रुपये मिला, तो 2000 में बोला गया कि आपको 2 घोड़े रखने हैं, 2 सैनिक रखने हैं। अगर किसी को 6000 रुपये मिल रहा तो भैया आपको बोल दिया गया कि आपको 6 घोड़े रखने, 6 सैनिक रखने हैं। किसी को 20000 मिल रहा तो बोल दिया कि आपको 20 सैनिक रखने हैं और 20 घोड़े रखने हैं। इस प्रकार से यानी मनसबदारी के जरिए कह सकते हो कि मुगलों ने सैनिक यानी कह सकते हैं सैनिक यानी व्यवस्था को मजबूत करने की एक इकाई थी, जिसमें जात और सवार होता था, ठीक है। और मनसबदारी बांटी जाती थी, मनसब बहुत लोगों को प्रदान किए जाते थे। मनसब में पैसा मिलता था, यानी राजा के जरिए, शासक के जरिए आपको पैसे दिए जाते थे। उस पैसे से आपको क्या करना पड़ता था, आपको सेना रखनी है या सैनिक रखने हैं, और सैनिक के साथ साथ आपको घोड़े रखने हैं। मान लीजिए अगर कभी युद्ध हो गया, कभी लड़ाई हो गई, तो आपके जो सैनिक होंगे या आपके जो घोड़े होंगे, राजा उसको मांग लेगा, ताकि वो सेना का सैन्य संगठन के लिए मनसबदारी को कह सकते हो कि अकबर ने चलाया था, जिसके जरिए जो अधिकारी गण होते थे उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जिसका जैसा पद है उसको उतना मनसब मिलता था, और मनसब के अकॉर्डिंग ही होता था कि आपको कितने घोड़े रखने हैं, आपको कितने सैनिक रखने हैं। मान लो कि अगर कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर है, भाई ज्यादा घोड़े रखेगा, ज्यादा सैनिक रखेगा। अगर कोई छोटी पोस्ट पर है, कम सैनिक रखेगा। अगर कोई और भी छोटी पोस्ट पर है, शायद उससे कम सैनिक रखेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं सैनिकों का रखरखाव करने के लिए, ठीक है, यानी सेना का रखरखाव करने के लिए, और इनको भुगतान भी करता था। जैसे मान लो कि आपने 2 सैनिक रखे, 2 घोड़े रखे, तो सर जो भाई 2 सैनिक जो रखे उनका सैलरी आपको राजा देगा, या 2 घोड़े रखे उनका भी मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, और उसी पैसे से क्या करना, आपको सैनिक रखने और आपको घोड़े रखने पड़े। यानी जितना पूरा सरकारी अधिकारी होते थे, यानी सरकार की तरफ से जितने लोग होते थे, उनको सबको उनकी जो पोस्ट है, जो पद है, हर पद या पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलता था। और हर अधिकारी, जैसे बड़ा अधिकारी है, जैसे अगर बोलूं जैसे कोई ग्रुप डी का है, तो भैया ग्रुप डी वाले या जो नीचे लेवल पर जो काम करते थे, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इस प्रकार का आदमी तो 2 ही घोड़ा रखेगा, 2 ही सैनिक मिलेगा। या थोड़े बड़ा पद है तो उसको ज्यादा मिलेगा, या थोड़ा बड़ा पद है तो उसको शायद 10-12 घोड़े रखे, 15-20 सैनिक रख ले। या उससे बड़ा पद है तो शायद उससे 50 सैनिक रखता हो या 50 घोड़े रखता हो। अगर बहुत बड़ा पद है शायद वो 100-150 सैनिक रखता हो, 100-150 घोड़े रखता हो। यानी पद के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलता था, यानी आपको क्या, यानी जो पोस्ट है, यानी जात और सवार, ठीक है, जात यानी सवार, जात और सवार में क्या होता है कि आपको कितना मनसब दिया जाएगा और आपको कितने घोड़े रखने हैं, यानी आपको कितने सैनिक रखने हैं। ये एक्स्ट्रा बैजेज क्या मिलता था, पैसा मिलता था, ठीक है। क्या बोल रही बोलिए, हेलो। चैप्टर नंबर 9 क्या, इक्ता और जागीर, ठीक है। इक्ता और जागीर में अगर आप देखेंगे, इक्ता क्या था, देखो इक्ता क्या होता है, इक्ता एक प्रकार का भूमि का टुकड़ा होता था। देखिएगा जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इक्ता प्रणाली को लेकर के आता था। देखो जैसे जैसे सल्तनत बड़ी हो रही थी, जैसे जैसे साम्राज्य बड़ा हो रहा था, तो जो शासक था, जो सुल्तान था, वो पूरे इलाके को संभाल नहीं सकता था। इसलिए क्या करता था, वो जमीन के टुकड़ों को क्या करता था, लोगों में बांट देता था, ताकि लोग वहां पर जाकर के खेती करवा सके, ताकि वहां पर राजस्व की एक इकाई है, ठीक है। जमीन का टुकड़ा जिन लोगों को मिलता था उसको क्या बोलते थे, इक्ता या इक्तेदार, या उनको मुक्ति भी बोला जाता था, ठीक है। ठीक है, तो इक्ता में अगर आप देखेंगे तो क्या है, एक प्रशासनिक इकाई है, प्रशासन चलाने की इकाई। इक्ता में अगर आप देखोगे तो इक्ता में मोस्टली क्या होता था, इक्तेदार होते थे, ठीक है। इनको क्या मिलता था, भूखंड मिलता था, यानी जमीन का इलाका मिल जाता था, ठीक है। इनको मुक्ति भी बोला जाता था। इक्ता एक अरबी शब्द है, ठीक है। प्रारंभिक इस्लामिक राज्यों द्वारा यह व्यवस्था अपनाई गई थी। राज्य की सेवा करने को पुरस्कार के रूप में इनको इक्ते दिए जाते थे। जैसे मान लो कि कोई सरकारी अधिकारी है, ठीक है, तो सरकारी अधिकारियों को क्या होता था, कई बार सैलरी नहीं मिलती थी, सैलरी के बदले उनको क्या मिलता था, जमीन का टुकड़ा मिल जाता था। तो उस जमीन के टुकड़े पर क्या करते थे लोग, खेती करवाते थे, और खेती करवा करके अपनी सैलरी रख लेते थे, और जो पैसा बचता था उसको राज खजाने में जमा करवा देते। इनको ही बोलते थे इक्तेदार। दूसरा प्रकार से कह सकते हो कि जब दिल्ली सल्तनत बड़ी हो रही थी, जो सुल्तान था वह पूरे साम्राज्य को चला नहीं सकता था, इसलिए कह सकते हैं शासन प्रशासन को चलाने के लिए जो भूखंड होते थे, जो जमीन के इलाके होते थे, अलग अलग लोगों में उनको बांट दिया जाता था, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे एक आदमी है भाई, किसी को दिल्ली दे दिया, किसी को बिहार दे दिया, किसी को यूपी दे दिया, तो यानी बोला जाता है कि जाओ तुम जाओ वहां से किसानों से खेती करवाना है, तुम वहां के उसके मालिक हो या भूखंड तुमको मिल गया है,
और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, जो पैसा होगा कुछ पैसा अपना रख लेते हैं, बाकी जो पैसा होता है राज खजाने में ला करके उसको क्या करना पड़ता था, जमा करवाना पड़ता था, यानी उसको ला करके वो लोग जमा करवा देते थे, जो राज खजाने पूरा जमा हो जाता था। इक्ता एक प्रकार की ऐसी थी। इक्तादारी को किसने चलाया, इल्तुतमिश ने चला। बाद में देखो इक्ता का संचालन कैसे था, तो इक्ता में कई प्रकार से इक्ता को बदला भी जाता था। जैसे मान लो आज तुमको यहाँ का इक्तेदार बनाएगा, बाद में वहां से हटा करके तुम्हें कहीं का इक्तादार बना। इक्ता दो प्रकार, एक तो छोटी इक्ता होती थी और दूसरी होती थी बड़ी इक्ता। दो प्रकार के कुछ इक्ताएं जो होती थी छोटी होती, यानी आपको जो भूखंड मिला शायद छोटा मिला, किसी को शायद बड़ा इलाका मिलता था, तो छोटी इक्ता और बड़ी इक्ता दो प्रकार की थी। कई सारे जो शासक है उन्होंने इक्ता में बदलाव भी किए हैं। जैसे देखो कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने इक्ता को वंशानुगत बना दिया। जैसे मान लो अगर किसी के फादर को इक्तेदार बनाया गया तो उसका बेटा भी इक्तेदार होगा, उसका बेटा भी इक्तेदार होगा। इस प्रकार से इक्तादारी में कई बार हमने देखा कि वंशानुगत भी होता था, लेकिन इक्ता में कई बार हस्तांतरण यानी ट्रांसफर होते थे। जैसे आज तुमको दिल्ली का इक्तेदार बनाए, कल तुमको बंगाल का इक्तेदार बना देंगे, यानी जगह बदलते रहते थे। जगह भैया इसलिए बदलते थे, अगर जगह नहीं बदलोगे तो एक आदमी वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा, कब्जा बना लेगा या अपने अकॉर्डिंग चीजों को मैनिपुलेट कर लेगा। ठीक है, अरे जैसे मान लो अगर किसी एक आदमी को एक ही जगह रख दो तो अपनी वहां पर पैठ बना लेता है। ठीक है, यानी ताकि वो अपनी खुद को मजबूत ना कर सके, इसलिए बार बार इक्ता का हस्तांतरण होता था। इक्ता को वंशानुगत भी किया गया था, लेकिन बाद में इक्ता को वंशानुगत से हटा दी गई थी। इक्ता किस प्रकार की, इक्ता एक कुछ इक्ताएं जो होती थी छोटी होती थी, कुछ इक्ताएं बड़ी होती थी। जो इक्तादार होते थे उनको मुक्ति बोला जाता था। और शुरू में जो इक्ताएं मिली थी, जो लोग राज्य में नौकरी करते थे उनको वेतन तो मिलता नहीं, वेतन के बदले में जो भूमि का टुकड़ा मिला, धीरे धीरे वही इक्तादार, यानी एक प्रकार की ये सामंती व्यवस्था है। क्या कैसी व्यवस्था है, एक प्रकार की इक्ता एक सामंती व्यवस्था है। इक्ता क्या होता है, भूमि का टुकड़ा होता है, जमीन का टुकड़ा होता है जो मिलता है। ठीक है, यानी उसको राजा के द्वारा सुल्तान के द्वारा बांट दिया जाता था, और जिनको इक्ता मिलता था उनको मुक्ति या इक्तेदार बोला जाता था। वह किसानों से क्या करवाते थे, उस जमीन के टुकड़े पर खेती करवाते थे, और जो खेती होती थी उससे अपना वेतन निकाल लेते थे, और जो बाकी राजस्व होता था और राज खजाने में जाकर के जमा करवा देते थे। इक्ता में वंशानुगत होता, कई बार इक्ताओं को बदला भी जाता था। आज यहाँ का इक्तेदार है, कहीं पर वहां का इक्तेदार, यानी ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, यानी इसमें हस्तांतरण भी होता था। वंशानुगत भी इसको बना दिया गया था कि भाई बेटे का बेटा ही इक्तेदार बनेगा। इस प्रकार से इक्ता में कई प्रकार से हमें चेंज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, हेलो, अगला देखिएगा जो 9.3, इसमें क्या है हमारा जागीरदारी। तो जागीरदारी में अगर आप देखेंगे तो बाबर ने अपनी जीत के बाद कह सकते हो कि अफगान सरदारों द्वारा पुनः स्थापित किए जाने जीते गए क्षेत्रों में लगभग 1/3 भाग में जागीरदारी आवंटित कर दिया था। ठीक है, जागीर व्यवस्था क्या था, अकबर के शासन काल में अगर देखोगे तो समग्र क्षेत्र में दो भागों में खालिसा और जागीर, यानी कुछ भूमि जो होती सरकारी होती थी, कुछ भूमि जो जमीनें होती इसको जागीर के रूप में प्रदान कर दिया जाता था। यानी आपको जागीरदारों को उनके पद के अनुसार वेतन और मिलते थे। यानी जो जागीरदार होते थे तो उनको कई बार वेतन भी मिलता था, कई बार उनको जागीरें भी दे दी जाती थी। कुछ मनसबदारों को नगद वेतन दिया जाता था, उन्हें नकदी के रूप में दिया जाता था, कुछ को जागीर और नगद दोनों के रूप में भुगतान किया जाता था। देखो कुछ ऐसे मनसबदार होते थे जो जागीरदार भी होते थे, लेकिन हर जागीरदार मनसबदार नहीं होता था। ठीक है, कुछ मनसबदार ऐसे होते थे जो जागीरदार भी होते थे, लेकिन हर जागीरदार मनसबदार नहीं होता था। अगर जागीर क्या होती है, जागीर एक प्रकार का होता है, भूमि का टुकड़ा मिल जाता था। ठीक है, यानी आपको जो पूरा इलाका है आपको जागीर के रूप में मिल गया, यानी आप उसका मालिकाना हक, जमीन के टुकड़े का मालिकाना हक मुगलों में जो दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जागीरदारी। जागीरदारी में क्या होता, आपको जो पूरा इलाका, जैसे आपको दिल्ली है, पंजाब है, बिहार है, इस प्रकार से आपको एक इलाका मिल जाएगा जागीर के रूप में। वहां पर आप क्या करेंगे, किसानों से खेती करवाएंगे और जो अपना सैलरी होगा अपना पैसा रखेंगे और उसको जमा करना। जागीर कई प्रकार की होती है। अगर आप देखेंगे वतन जागीर का मतलब समझते हो, जो राजकुमारों और राजाओं को दी जाती। जैसे मान लो मुगलों ने कहीं पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, वहां पर विजय प्राप्त कर ली, तो वहां के जो राजा होते थे उनको ही उनका इलाका उनको जागीर के रूप में प्रदान किया। इसको बोलते हैं वतन जागीर। वतन जागीर ट्रांसफर नहीं की जाती थी, वो अंशानुगत होती थी। ठीक है, जिसको मिली उसी की रहेगी। ठीक है, जैसे मान लो राजाओं को दिया जाता था। ठीक है, अधीनस्थ शासकों। एक है वेतन जागीर का मतलब जैसे आप नौकरी करते हो तो आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो आपको कोई जागीर का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा मिल जाएगा ताकि आप अपना वेतन वहीं से, उसको बोलते हैं वेतन जागीर। इनाम जागीर का मतलब जैसे कई बार कोई बादशाह है, आपने कोई ऐसा काम कर दिया, आपसे खुश होकर के अगर बादशाह आपको कोई जमीन का टुकड़ा या भूखंड दे दे तो उसको क्या बोलते थे, इनाम जागीर। ठीक है, तो कौन कौन सी जागीर है,
वतन जागीर है, इनाम जागीर है, वेतन जागीर है। तो इनाम जागीर का मतलब जब बादशाह खुश होकर के किसी को जमीन का टुकड़ा या भूखंड देता, उसको हम क्या बोलते हैं, इनाम जागीर। वेतन जागीर में क्या होता था, जैसे आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको सैलरी नहीं मिलती है, तो क्या होता था, आपको एक जागीर मिल जाती है, एक जमीन का टुकड़ा मिलता था, आप वहां पर खेती करवाइए और उसी खेती से अपना पैसा भी निकाल लो, जो सैलरी है, और जो पैसा बचता है उसको जमा करवा दो। तो जागीरें मुख्यतः 3 प्रकार के, वेतन जागीर, इनाम जागीर, वतन जागीर। वतन जागीर में क्या होता था कि जो राजा होते थे, जो अधीनस्थ शासक होते, एग्जाम्पल जो बताऊं, जैसे मान लीजिए कि मुगलों ने राजपूताना यानी राजपूतों पर हमला कर दिया, तो मान लिया किसी राजपूत शासक को उन्होंने हरा दिया, तो राजपूत शासक को तो हरा दिया, एग्जाम्पल तो जैसे मान लो रणथंभौर को उन्होंने हरा दिया, तो भैया रणथंभौर का जो राजा है उसको हार गया है, लेकिन उसी रणथंभौर को राजा को बोलेंगे कि एक काम करो, ये तो हमारा इलाका है, हमने इसको जीत लिया, अब मैं इसी इलाके को आपको जागीर के रूप में दे देता हूं, आप यहां पर रहेंगे, आप यहां पर शासन करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो पैसा बनेगा, यानी आप किसानों से खेती करवाओ और जो पैसा बनेगा उसको मुगल राज दरबार में आपको आकर के जमा कर, यानी आप अब हमारे अंडर में वर्क करेंगे, यानी जीते हुए प्रदेशों को भी जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था उन्हीं चीजों को, उसी को क्या बोलते हैं, वतन जागीर। और इनका ट्रांसफर नहीं, जो वेतन जागीर होती थी, जो इनाम जागीर होती थी, इनका ट्रांसफर भी होता था, इनके यानी बदली भी जाती थी, ठीक है, लेकिन जो वतन जागीर होती थी इसको बदला नहीं जाता था। जागीरदारी के जरिए अगर आप देखेंगे तो शासन प्रशासन को चलाने के लिए या राजस्व प्रशासन की एक इकाई के रूप में हम जागीर को, तो अगर आप देखेंगे तो मुगलों में जागीरदारी जैसे दिल्ली सल्तनत में इकता है, उसी प्रकार से मुगलों में जागीरदारी, बस क्या थोड़ा सा चेंज है, लगभग सिस्टम तो एक जैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या हल्का सा परिवर्तन हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 में यही रहेगा। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 10 रहेगा, 11 रहेगा, बाकी के जो चैप्टर हैं अगर उसमें देखोगे, उसमें अगर हम भू राजस्व की बात करेंगे, मुद्रा व्यवस्था की बात करेंगे, समुद्री व्यापार की बात करेंगे, आंतरिक व्यापार की बात करेंगे, यानी अब अगले जो चैप्टर हैं उसमें हम यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे, लैंड रेवेन्यू कैसे होता था, राजस्व कैसे लिया जाता था, सिक्के कौन कौन से चलते थे, समाज कैसा था, इस प्रकार से, या हम सूफी आंदोलन की बात करेंगे, भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, या मुगलों या दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी, जैसे ताजमहल बना, कुतुब मीनार, किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति कैसे है, दिल्ली सल्तनत में महिलाओं की स्थिति कैसे है, या मुगल हरम की बात करेंगे। बाकी जितने क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो भी आप देख लेंगे तो ये पूरी बुक क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी सर।